चलो सर, अब चलते हैं। देखो हम लोग गुडविल टॉपिक पे। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल इन पार्टनरशिप अकाउंट। तो सबसे पहले तो सर, हमने बचपन से पढ़ा है असेट होते हैं, असेट के टाइप्स होते हैं। तो असेट क्या होते हैं? असेट का मतलब होता है एनी रिसोर्सेज, एनी प्रॉपर्टी विच विल गिव फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट एंड विच इज ओन्ड बाय बिजनेस एंटरप्राइजेस। उसको हम क्या बोलते हैं? कमोन असेट बोलते हैं। असेट को हमने दो कैटेगरी में बांटा है, नॉन करंट असेट और करंट असेट। नॉन करंट असेट को फिर फर्दर कैटेगरी कैटेगराइज करा है प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल असेट, जिसको हम प्यार से बोलते हैं फिक्स असेट। उसके बाद नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेज और अदर नॉन करंट असेट। डेफर्ड टैक्स असेट भी आता है बट अपने काम का नहीं है। फिर करंट असेट के अंदर आता है करंट इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेज और अदर करंट असेट्स। सर गुडविल कहाँ आता है? करंट असेट में आता है गुडविल या नॉन करंट असेट में आता है? सर नॉन करंट असेट में आता है, वो भी किसके अंदर? फिक्स असेट के अंदर। और फिक्स असेट के अंदर फिर दो कैटेगरी है, कौन कौन सी? टेंजिबल और इंटेंजिबल। टेंजिबल को हम क्या बोलते हैं? प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट एज पर एएस 10। इसके लिए जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है ना, जो प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट की जो अकाउंटिंग सिखाता है ना, मेजर कैसे करना है, रिकॉग्नाइज कैसे करना है, ठीक है, वो सिखाता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10। और फिर होता है अपने एक इंटेंजिबल असेट, जिसकी अकाउंटिंग कौन सिखाता है आपको? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26, इंटेंजिबल असेट्स। इसी के अंदर आते हैं गुडविल, ब्रांड, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, पेटेंट, टेक्निकल नो हाउ, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ऐसे कई सारे हमारे क्या होते हैं? इंटेंजिबल असेट। बट स्पेसिफिकली इस चैप्टर के अंदर हम किस इंटेंजिबल असेट की बात करने वाले हैं? गुडविल की। किसी का मोन? गुडविल की। तो सर गुडविल हमारा ऐसा इंटेंजिबल असेट होता है जो फर्म, जो कोई बिजनेस जो जो खुद क्रिएट करती है, मार्केट में अपनी वैल्यू क्रिएट करती है, उसको हम क्या बोलते हैं? कमॉन गुडविल बोलते हैं। बट सर खुद ने जो अपन ने गुडविल को क्रिएट किया है ना, सेल्फ जनरेटेड गुडविल, उसको कभी भी बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करते। इसके लिए रिकॉर्डिंग के लिए कौन मना करता है? 26, एज पर एएस 26। और कौन सी गुडविल को बुक्स में रिकॉर्ड करी जा सकती है? परचेज गुडविल को बुक्स में रिकॉर्ड करा जा सकता है। इसके लिए कौन बोलता है? इसके लिए बोलते हैं अलग अलग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, जैसे अमालगमेशन का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है AS 14। तो इन शॉर्ट, सेल्फ जनरेटेड गुडविल कभी भी बुक्स में रिकॉर्ड नहीं होती, पर परचेज गुडविल को हम बुक्स में रिकॉर्ड कर सकते हैं, ठीक है, एज पर अकाउंटिंग स्टैंड, एज पर रेलेवेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अब सर हमें क्या करना है? हमें क्या सेल्फ जनरेटेड गुडविल की ट्रीटमेंट करनी है या परचेज गुडविल की ट्रीटमेंट करनी है? बताओ। परचेज गुडविल की ट्रीटमेंट करनी है, सेल्फ जनरेटेड गुडविल की ट्रीटमेंट करनी है? हाँ, रॉन्ग आंसर। हमें परचेज गुडविल की ट्रीटमेंट नहीं करनी है। गुडविल हम क्या पार्टनरशिप में क्या गुडविल परचेज कर रहे हैं क्या? नया पार्टनर लेके आता है तो सर क्या हम उसकी गुडविल परचेज कर रहे हैं क्या उससे, या वो हमारी गुडविल के दे रहा है पैसे? बताओ सर। हेलो, अरे बोलो भाई। हम क्या, अरे स्क्रीन इधर ध्यान, टॉपिक पे ध्यान दो। परचेज गुडविल की ट्रीटमेंट कर रहे हैं या सेल्फ जनरेटेड की? तो आपने बोला परचेज गुडविल की, ये बिल्कुल गलत आंसर है, क्योंकि सर हम यहाँ पे कोई नया बिजनेस परचेज करके लेकर नहीं आ रहे, तो ये तो ट्रीटमेंट ही नहीं हो रहा। अब बात करते हैं सेल्फ जनरेटेड गुडविल की, तो उसका ट्रीटमेंट करते हैं। तो आप लोगों को लगेगा सर उसको तो हम बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करते, उसका ट्रीटमेंट कैसे होगा? तो हो गया ना कंफ्यूज? फंडामेंटली बात कर रहा हूं मैं तो। हेलो, आप 11th 12th में क्या पढ़ गया, मुझे क्या मतलब? इधर समझो ना आप बात। अब आप तो सीए बनने की राह पे हो, है कि नहीं? तो देखो सर क्या है कहानी। हम लोग इस पूरे पार्टनरशिप अकाउंटिंग में गुडविल, किस टाइप की गुडविल की एडजस्टमेंट करते हैं? तो आंसर है सेल्फ जनरेटेड गुडविल। क्या आंसर है? सेल्फ जनरेटेड गुडविल है। क्या बोल रहे हो ये सब आप? सही बोल रहा हूं मैं? सेल्फ जनरेटेड गुडविल का एडजस्टमेंट करेंगे पार्टनरशिप अकाउंट में। पर सर अभी तो आपने कहा कि ये तो रिकॉर्ड नहीं होती। मैं तो अभी भी कह रहा हूं रिकॉर्ड नहीं होती। मैं क्या कह रहा हूं? रिकॉर्ड होती है। मैं तो अभी भी कह रहा हूं सेल्फ जनरेटेड गुडविल रिकॉर्ड नहीं होती, पर मैं ये भी कह रहा हूं कि कौन सी गुडविल का एडजस्टमेंट होगा? सेल्फ जनरेटेड गुडविल का। कौन सा होगा सर? सेल्फ जनरेटेड गुडविल का। तो क्या सुनो, हम क्या, जब भी कोई पार्टनर एडमिट हो रहा होता था, तो हम क्या फर्म की गुडविल को बुक्स में गुडविल अकाउंट डेबिट करके रिकॉर्ड करते थे, या उसका सिर्फ एडजस्टमेंट करते थे?
कुछ याद नहीं, 12th पढ़ के आए यार। गुडविल अकाउंट डेबिट करते थे क्या आप कभी बुक्स में? गुडविल को रिकॉर्ड करते थे क्या आप कभी भी जिंदगी में? कभी आपने बताओ पार्टनरशिप में गुडविल को रिकॉर्ड किया है क्या? नहीं किया है ना। तो सेल्फ जनरेटेड गुडविल को आपने रिकॉर्ड नहीं किया है ना, और रिकॉर्ड करने के लिए मना भी कौन कर रहा है? AS26। और आपने रिकॉर्ड भी नहीं किया। बट आपने एडजस्टमेंट किस गुडविल का किया? उसी गुडविल का एडजस्टमेंट किया। क्या एंट्री पास करके? गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंट्री पास करके। यस और नो? एडजस्टमेंट तो उसी एंट्री से किया है। और अगर कोई नया पार्टनर गुडविल का पैसा ला रहा होता था तो याद करो, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, और अगली एंट्री क्या करते थे आप? प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल इन सेक्रीफाइसिंग रेशियो। इन सेक्रीफाइसिंग रेशियो। यस और नो? हेलो? तो वो कौन सी गुडविल थी जिसका एडजस्टमेंट करते थे आप? सेल्फ जनरेटेड गुडविल। अभी तक अगर आपको लगता था परचेज गुडविल का एडजस्टमेंट करते हैं तो आपकी 12th धोखे में बीती है। धोखा हुआ आपके साथ। परचेज गुडविल का कभी हमने एडजस्टमेंट नहीं करा भाई साहब। परचेज गुडविल कब होती? परचेज गुडविल जब हम धंधा परचेज करके लेके आते हैं। हम धंधा परचेज करके लेकर कहाँ आ रहे हैं? 12th क्लास में तुमको कहाँ सिखा रहे हैं अमालगमेशन मर्जर? तुमको कहाँ सिखा रहे हैं ए लिमिटेड बी लिमिटेड दो कंपनी दोनों मिक्स होकर नई कंपनी बन गई? से कहाँ सिखा रहे हैं तुम्हारे को? सिखाई नहीं रहे तुमको 12th क्लास के अंदर। छोटा मोटा गुडविल का जरूर अपन ने वहां सीखा था कि जब हमने इशू किए थे शेयर्स, जब जरूर हमने सीखा था कि जब अगर हम कोई परचेज करके लाएंगे बिजनेस, वहां पे अगर हम कोई पेमेंट दे रहे हैं और ज्यादा पेमेंट दे रहे हैं तो गुडविल का दे रहे होंगे। वहां जरूर सीखा था हमने छोटा मोटा। तो वहां हमने गुडविल को डेबिट किया था। इश्यू ऑफ शेयर के चैप्टर में हमने गुडविल को डेबिट करना सीखा था। हेलो? बताया था ना मैंने आपको एंट्रीज। हेलो सर? पर हमने गुडविल के चैप्टर में पार्टनरशिप के अंदर कभी भी परचेज गुडविल की ट्रीटमेंट नहीं करी है, क्योंकि हम परचेज करके गुडविल ला ही नहीं रहे हैं सर। तो हम कौन से गुडविल की एडजस्टमेंट करते थे? जो फर्म की गुडविल है मार्केट में, जो फर्म की गुडविल की वैल्यू है एज ऑन द डेट ऑफ एडमिशन, एज ऑन द डेट ऑफ रिटायरमेंट, एज ऑन द डेट ऑफ डेथ, एज ऑन द डेट ऑफ चेंज इन PSR, एज ऑन द डेट ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। उस दिन हमारी जो गुडविल की वैल्यू है, हमारी बनाई हुई गुडविल की वैल्यू है, हम उसका एडजस्टमेंट करते थे। रिकॉर्ड नहीं करते थे। तो क्या करते थे? उसका एडजस्टमेंट करते थे। कुछ समझ में आ रहा है? आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो बताओ सर, किसका एडजस्टमेंट करोगे? परचेज गुडविल का या सेल्फ जनरेटेड गुडविल का? पार्टनरशिप में सेल्फ जनरेटेड गुडविल का एडजस्टमेंट होता है। परचेज गुडविल तो बुक्स में रिकॉर्ड होती है, पर पार्टनरशिप में गुडविल को हम डेबिट कहां करते हैं? कभी भी, कभी भी नहीं करते। कभी भी नहीं करते। आप दिखा देना किताब खोल के आराम से, TS ग्रेवाल जो 12th क्लास में आपने फॉलो की होगी, DK गोयल, कहीं पे गुडविल डेबिट किया गया अपन ने? कहीं नहीं किया। और आपके तो एक मेथड था पहले जहां गुडविल डेबिट होती थी, रेजिंग एंड राइटिंग ऑफ गुडविल, वो मेथड डिलीट कर दिया था आपके कोर्स में। तो आपने तो कभी ऐसा पढ़ा ही नहीं है। हाँ, आप एक काम जरूर करते थे। पुरानी गुडविल जो बुक्स में दिखती थी ना असेट साइड में, उसको राइट ऑफ करते थे, उसको हटाते थे बुक्स से, उसको राइट ऑफ करते थे। क्या मान के राइट ऑफ करते थे? कि भैया इस गुडविल की अब कोई वैल्यू नहीं बची, नुकसान है अपना ये। पर कभी नई गुडविल को रिकॉर्ड बुक्स में गुडविल अकाउंट डेबिट से कभी भी नहीं करते थे। समझ में आ रहा है? तो अपन क्या करेंगे सर पूरी पार्टनरशिप में? सेल्फ जनरेटेड गुडविल जो है किसकी? फर्म की। किसकी? कम ऑन, फर्म की। उस गुडविल को पहले तो हम वैल्यू करेंगे कि हमारी गुडविल की वैल्यू क्या है। इस चैप्टर में सीखेंगे कैसे निकालते हैं गुडविल की वैल्यू। कौन सी गुडविल की वैल्यू निकालेंगे? कौन सी की? सेल्फ जनरेटेड गुडविल ऑफ द फर्म। और फिर उसका क्या करेंगे? एडजस्टमेंट। क्या करेंगे? उसका एडजस्टमेंट। कुछ समझ में आ रहा है? तो हम यहां पे फर्म की सेल्फ जनरेटेड गुडविल की वैल्यू निकालना सीखेंगे। हम यहां पे फर्म की सेल्फ जनरेटेड गुडविल की वैल्यू निकालना सीखेंगे। हम ये गुडविल की फर्म की जो वैल्यू है, जो फर्म की गुडविल की वैल्यू है, हम किस किस डेट पे निकालते हैं? किस किस डेट पे निकालते हैं? जब भी पार्टनरशिप में बदलाव आता है उस डेट की। जब भी पार्टनरशिप में बदलाव आता है उस डेट को हम क्या करते हैं? हमारे फर्म की गुडविल की वैल्यूएशन निकालते हैं। अब बताओ पार्टनरशिप में बदलाव कब कब आता है? जब पुराने पार्टनर्स के आपस का शेयर चेंज हो जाए, चेंज इन PSR, चेंज इन PSR, या फिर नए पार्टनर का क्या हो जाए? एडमिशन, या फिर पुराने पार्टनर क्या हो जाए? रिटायरमेंट, या फिर डेथ हो जाए पार्टनर की, और या फिर फर्म ही बिक जाए। फर्म धंधा ही बेच रहे हो आप, धंधा ही बंद कर रहे हो, मतलब
डिसोल्यूशन। तो अपने को पता लगाना पड़ेगा ना, जिस दिन अपन फर्म बेच रहे हैं उस दिन हमारी गुडविल की क्या वैल्यू है। हमको पता लगाना पड़ेगा ना, जिस दिन पार्टनर की डेथ हुई उस दिन हमारी गुडविल की क्या वैल्यू है। क्यों? क्योंकि पार्टनर की जिसकी डेथ हुई है उसके डिजीज पार्टनर के जो एग्जीक्यूटर है वो गुडविल का पैसा हमसे मांगेंगे, बोलेंगे लाओ जी हमारे जो पिताजी के गुडविल का हिस्सा आता है वो हमको दो। रिटायरमेंट के टाइम पे क्यों पता लगाना पड़ेगा? क्योंकि जो पार्टनर रिटायर होगा वो भी हमारी गुडविल की वैल्यू करवा के उसका जितना हिस्सा बनता है गुडविल का वो लेके जाएगा। एडमिशन के टाइम पे क्यों करते हैं गुडविल की वैल्यू? क्योंकि जो भी नया पार्टनर आ रहा है उससे हम हमारी फर्म की, जिस दिन एडमिट हो रहा है नया पार्टनर उस दिन हमारे फर्म की जो गुडविल है उसका हिस्सा जितना अब नए पार्टनर को मिलने वाला है उससे हम क्या मंगाते हैं? उस गुडविल का हिस्सा मंगाते हैं। ये और नो, अगर वो ला देता है तो बढ़िया बात है, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, और नहीं लाता है तो उस पार्टनर की कैपिटल या करंट अकाउंट क्या कर देते हैं? डेबिट कर देते हैं। याद करो, आप याद करो वो दिन। ये और नो। या फिर अगर किसी पुराने पार्टनर्स के अंदर उनके रेशियो में बदलाव आ जाता है तो सर बदलाव के टाइम पे भी हमें क्या करनी पड़ती है? एडजस्टमेंट एंट्री करनी पड़ती है। जिसको गेन होता है वो कंपनसेट करता है किसको? सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल को। तो इन इन कारणों की वजह से हमें क्या निकालनी पड़ती है? हमारी गुडविल की वैल्यू। हमारी गुडविल की वैल्यू। कौन सी गुडविल की वैल्यू? खरीद के लाए हैं जो हमने खुद ने बनाई है, जो खुद ने बनाई है। और खुद ने बनाई हुई गुडविल को कैसे वैल्यू करते हैं उसके लिए आपने चैप्टर 12 के अंदर सेकंड चैप्टर गुडविल का चैप्टर पढ़ा है, जहां पे वैल्यू ऑफ गुडविल करने के हमारे पास में 3 मेथड थे। कौन कौन से? एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड और कैपिटलाइजेशन मेथड। यस और नो? यस और नो? एवरेज प्रॉफिट में कौन कौन से थे? सिंपल एवरेज और वेटेड एवरेज, जहां पे वेट देके करते थे अपन प्रॉफिट को, पहले वेट से मल्टीप्लाई करते थे, याद करो। और एक था जहां पे सिंपल प्रॉफिट को एवरेज किया, नंबर ऑफ परचेज से मल्टीप्लाई करा, गुडविल आ गई। है कि नहीं याद? फिर उसके बाद सुपर प्रॉफिट मेथड था, उसके बाद था बने कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन फिर तो थे कौन कौन से? कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट और कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल कैसे निकालते थे? पहले पिछले सालों के प्रॉफिट्स का एवरेज कर लेते थे हम प्रॉफिट, और उसको एक नंबर से मल्टीप्लाई करते थे, 2 या 3 या 4 या 5, उसको हम बोलते थे नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज। नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज। तो मेथड क्या था? एवरेज करते थे हम बिजनेस के प्रॉफिट्स का। पर कौन से बिजनेस के प्रॉफिट्स का? सारे प्रॉफिट्स का, या जो नॉर्मल एक्टिविटी से कमाए गए प्रॉफिट है? जो नॉर्मल एक्टिविटी से कमाए गए प्रॉफिट्स हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स है, नॉन ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स भी। ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स कौन से? ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स। ऐसे प्रॉफिट जो फ्यूचर में मेंटेन कर पाएंगे वो लेने होते थे, या जो फ्यूचर में मेंटेन नहीं कर पाएंगे वो लेने होते थे? जो फ्यूचर में मेंटेन कर पाएंगे वो लेने होते थे। तो हम यहां पे या तो फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट का या बिजनेस से की नॉर्मल एक्टिविटीज से कमाए जाने वाले प्रॉफिट्स का एवरेज करते थे, और उसको हम नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज से मल्टीप्लाई करके क्या निकालते थे? गुडविल। इसका लॉजिक क्या होता था समझना। इसका लॉजिक ये होता था कि भैया अगर मैं पिछले 5 साल से काम कर रहा हूं, मैं पिछले 5 साल से काम कर रहा हूं, मैं पिछले 5 साल से काम कर रहा हूं, और समझना प्लीज समझना, मैंने पिछले 5 साल में एवरेजली एवरेजली मैंने पिछले 5 साल में एवरेजली हर साल मैंने पिछले 5 साल में एवरेजली हर साल धंधे से 5 लाख रुपए हर साल कमाए हैं मैंने। कभी 1 लाख कमाए, कभी 10 लाख कमाए, पर एवरेजली कितने कमाए मैंने धंधे से? 5 लाख कमाए हैं। कितने कमाए कमौन? 5 लाख कमाए हैं। ठीक है। अब सेम लेवल ऑफ प्रॉफिट में अगले कितने साल तक बिना नए एफर्ट्स के कमा सकता हूं? मान लो 4 साल तक अगर मैं कोई भी नया एफर्ट नहीं लगाऊं मेरे धंधे से, अब कोई भी नई मेहनत नहीं करूं, जो मेहनत मैं कर चुका हूं, जो मेहनत मैं कर चुका हूं, और उस मेहनत से जो मैं एवरेजली 5 साल हर साल कमा रहा हूं, उसी मेहनत पे आराम से बैठ के अगले कितने साल तक बिना नई मेहनत करे, बिना नई मेहनत करे अगले कितने साल तक सेम लेवल ऑफ प्रॉफिट कमा सकता हूं? तो बोले जी 4 साल तक कमा सकता हूं। इसी 4 साल को बोलते थे नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज। तो जी अगले 4 साल तक कमा सकता हूं, मतलब मैं अपनी इज्जत से अगले 4 साल तक हर साल 5 लाख रुपए कमा सकता हूं। इसलिए मेरी गुडविल की वैल्यू कितनी है? 20 लाख। समझे क्या आप? हेलो, मेरी इज्जत का इस्तेमाल करके अगले 4 साल तक मैं 5 लाख का प्रॉफिट कमा सकता हूं। इसका मतलब मेरी इज्जत की वैल्यू कितनी है? 20 लाख रुपए की वैल्यू है। ये इसका होता था मतलब। पर आपको तो मेथड आपको तो फॉर्मूला तो पता ही है ना क्या होता है।
एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज। पर कौन से प्रॉफिट का एवरेज, सारे प्रॉफिट का एवरेज या नॉर्मल एक्टिविटी से कमाए जाने वाले प्रॉफिट का एवरेज? नॉर्मल एक्टिविटी से कमाए जाने वाले प्रॉफिट का एवरेज। सारे प्रॉफिट्स या ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कमाने वाले प्रॉफिट्स? ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कमाने वाले प्रॉफिट्स। ऐसे प्रॉफिट जो फ्यूचर में मेंटेन करने कर पाएंगे वो वाले प्रॉफिट लेने हैं, या ऐसे प्रॉफिट लेने हैं जो फ्यूचर में मेंटेन नहीं कर पाएंगे, मेंटेन कर पाएंगे वो लेने हैं? क्योंकि हम फ्यूचरिस्टिक होके गुडविल की वैल्यू निकाल रहे हैं कि फ्यूचर में हमें कितना फायदा होगा आज की गुडविल का। इसलिए इसको बोलते थे या तो फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट या नॉर्मल बिजनेस से कमा जाने वाले प्रॉफिट का एवरेज, और इसको मल्टीप्लाई करते थे नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज से। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हेलो, कुछ याद आया? तो सर हमको तो क्वेश्चन में प्रॉफिट दे दिया होता था, पर हमें तो यहाँ क्या चाहिए, नॉर्मल एक्टिविटी से कमाए जाने वाला प्रॉफिट। तो हम उस प्रॉफिट में क्या करते थे सर, बहुत सारे एडजस्टमेंट करते थे पहले। ये सुन नो, याद आ रहा है कुछ? हेलो, तो पहले जो प्रॉफिट दिया होता था उसको ले लेते थे, इसके अंदर हम एडजस्टमेंट्स करते थे। कौन कौन से? एबनॉर्मल लॉस इस प्रॉफिट में लेस हो रखा होगा, हम क्या करते थे, वापस से ऐड करते थे। क्योंकि इस साल आग लगी है भाई, अगले साल थोड़ी ना आग लगेगी। आग नहीं लगती तो कितना कमाता, आग नहीं लगती तो ज्यादा कमाता ना। तो आग बिना लगे जितना तूने कमाया वो वाला बता। आग लगी इसलिए 4 लाख कमाया, पर अगर आग नहीं लगती तो 5 लाख कमाता, तो 5 लाख वाला प्रॉफिट ले। समझ में आ रहा है? तो आग लगने के चक्कर में 4 लाख प्रॉफिट दिख रखा है यहाँ पे तो, पर आग लगने के चक्कर में कितना नुकसान हुआ, 1 लाख। वापस से ऐड करके वापस कितने पे आ, 5 लाख पे आ। समझ में आ रहा है? तो एबनॉर्मल लॉसेस का हम एडजस्ट करते थे। ऐसे ही फिक्स एसेट पे बेचने पे कोई लॉस हुआ, उसको लेस कर रखा है, बट क्या ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट लॉस है क्या? नहीं, इसको वापस से ऐड करते थे। इसके बाद सर हमने कोई पिछले टाइम में कोई गलतियां कर दी है, उसकी वजह से हमारा प्रॉफिट कम हो रखा है, तो वापस उन गलतियों को सुधार के प्रॉफिट को बढ़ाते थे। ऐसा कोई एक्सपेंस है जो पास्ट में तो हो गया था पर फ्यूचर में नहीं होने वाला है, तो उसको भी वापस से ऐड करते थे। ऐसा एक्सपेंस जो पास्ट में तो हो गया है पर फ्यूचर में होने वाला नहीं है, उसको वापस से ऐड करते थे। इसके बाद एबनॉर्मल कोई गेन हो गया था मुझे लास्ट ईयर, लास्ट टू लास्ट ईयर 2-3 साल पहले, पर मुझे वो गेन वापस से थोड़ा ना होने वाला है। एबनॉर्मल गेन क्या लॉटरी मेरी हर साल खुल जाएगी क्या? नहीं, पर इस साल खुल गई तो मैंने प्रॉफिट में जोड़ दिया, पर हर साल थोड़ा ना खुल जाएगी, वापस से हटा दो। एबनॉर्मल गेन को हटा देते थे। फिक्स रेट को सेल करने पे कोई गेन होता था तो उसको भी हटा देते थे। पास्ट एरर की वजह से प्रॉफिट्स बढ़ गए थे, पर अगर उनको रेक्टिफाई कर रहे हैं, प्रॉफिट कम हो रहे हैं, तो वापस कम कर देते थे। इसके बाद ऐसी कोई इनकम जो आज तो कमा ली बट फ्यूचर में नहीं कमा सकते हैं हम, उसको भी इनकम नहीं मानेंगे, हटा देंगे। अब ये बहुत अच्छे पॉइंट थे, 2 शानदार शानदार पॉइंट थे। मैनेजमेंट कॉस्ट को भी लेस करते थे यहाँ पे। मैनेजमेंट कॉस्ट मतलब ऐसा कोई रेम्यूनरेशन जो हमारी हम मैनेजमेंट को देने वाले हैं और पहले हमने उसको माइनस नहीं करा है, तो माइनस करना पड़ेगा। जैसे पार्टनर का रेम्यूनरेशन, जैसे पार्टनर का रेम्यूनरेशन अपने पार्टनरशिप में, वही मैनेजमेंट है। और सबसे अतरंगी पॉइंट, ऐसा खर्चा जो आपने पास्ट में करा ही नहीं है, ऐसा खर्चा जो आपने पास्ट में करा ही नहीं है, तो जो खर्चा ही नहीं किया वो माइनस भी नहीं हुआ होगा और माइनस होना भी नहीं चाहिए। पर ऐसा खर्चा जो आपने पास्ट में करा ही नहीं है बट वो खर्चा आप फ्यूचर में करोगे, वो खर्चा आप फ्यूचर में करोगे, वो खर्चे को भी यहां पे माइनस करना पड़ेगा। क्योंकि हम कौन से प्रॉफिट निकालना चाहते हैं यहाँ पे, ऐसे प्रॉफिट जिनको हम फ्यूचर में मेंटेन कर पाए। क्योंकि हम गुडविल आज के हिसाब से निकाल रहे हैं या फ्यूचरिस्टिक सोच के निकाल रहे हैं? फ्यूचरिस्टिक सोच के, कि इस आज की इज्जत से अगले सालों में कितना कमा लूंगा, तो आज की इज्जत से अगले 4 सालों में कितना कमा लूंगा, वो जानने के लिए तो फ्यूचर के हिसाब से सोचना पड़ेगा ना सर। इसलिए हम फ्यूचरिस्टिक हो गए, ये प्रॉफिट्स को एडजस्ट करते थे। और ये एडजस्टेड प्रॉफिट्स, जैसे ये तो 1 साल का हो गया, ऐसे ही 2 साल 3 साल के एडजस्टेड प्रॉफिट को लेके इनको डिवाइड बाय 3 करके इंटू नंबर ऑफ परचेज से मल्टीप्लाई करके हम क्या निकाल लेते थे, कमॉन गुडविल। क्या निकालते थे, कमॉन गुडविल। क्या निकालते थे, गुडविल। ढंग से पढ़ लो, पुराने पाप सुधार लो, अदरवाइज आपको इंटर में जोर आ जाएगा। सही बता रहा हूँ। अभी थोड़े दिन पहले है ना, एक स्टूडेंट की दीदी मिलने आई थी, नाम नहीं लूंगा। वो स्टूडेंट फेल हो गया सी फाउंडेशन में, अभी जनवरी में दिया उसने, अटेम्प्ट दिया था, नहीं मई में दिया था उसने, अभी वाले अटेम्प्ट में, और रिजल्ट आया तो फेल हो गया। मैंने उससे फ़ोन पे बात करी, मैंने कहा भाई क्या रिजल्ट आया है तेरा, क्या रहा? तो बोले सर मेरे सब में पास हूँ मैं, तो एग्रीगेट बन गई, बस केवल लॉ में पास नहीं हुआ। तो मैंने कहा यार एग्रीगेट बन गई है, सिर्फ लॉ में पास नहीं हुआ, वो भी 2-4 नंबर से, तो वापस ट्राई कर ले। उसकी दीदी लेकर आई उसको मिलाने के लिए, उसके नंबर आए थे 150।
और वो मुझे बोल रहा था उसके नंबर थे दोस्तों के ऊपर, और वो 2 सब्जेक्ट में फेल था। जिस दिन वो आया था उस दिन भी हमने मना किया था उनके पेरेंट्स को कि आप मत करवाओ, होगा नहीं इससे, क्योंकि उस कदर टैलेंट नहीं था। हम तो पहले दिन भी कई बार कह देते हैं, बोले यार देख लो आप, भाई आप फीस दोगे नहीं बन पाओगे तो उससे बढ़िया आप पढ़ो ही मत ना इन चक्कर में। तो उसकी दीदी साफ साफ मेरे सामने बता दी कि भैया ये उसके नंबर हैं। तो मैंने ब्लंटली बोल दिया, चाहे उसको बुरा लगे चाहे अच्छा लगे, मैंने ब्लंटली बोल दिया, मैंने कहा दीदी देखो 150 नंबर आए ना 400 में से, तो मेरे को तो नहीं लगता ये अगले 4 अटेम्प्ट दे लेगा तो भी पास हो जाएगा, क्योंकि हमने तो कभी देखा नहीं। एक तो होता है कि मैं पढ़ा ही नहीं, मेरे में दम था, मैं बिना पढ़े 130 ला रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। पढ़ा ही नहीं तो 130 क्या 60 आ जाए ना, क्या फर्क पड़ रहा है, पढ़ूंगा तो ले आऊंगा। पर मैं पूरी मेहनत कर चुका हूं, पूरी जान लगा चुका हूं, पूरे एफर्ट्स लगा चुका हूं, उसके बाद 150 आ रहे हैं, तो ऐसा अब क्या हो जाएगा कि मतलब 50 नंबर प्लस हो जाए। हमने नहीं देखा नॉर्मली। मैं कहा कर दे बढ़िया बात है। उसकी दीदी को भी ये पता था, क्योंकि शी हैज क्रैक्ड आईआईटी एग्जाम्स, तो वो भी दिमागदार है, उनको भी पता है, समझ है उनको क्या होता है कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स। तो उनको भी उन्होंने बोला कि मुझे भी लगता तेरे पास हो जाएगा, वो पे कह रही है। तो बोले अब बताओ क्या करना है, इसको वापस दिलाना है क्या। मैं कहा मेरे हिसाब से सेंस नहीं बनता, बट आपका मन है तो आप दिलाओ। वो तुम क्या बोली मेरे को, बोले सर मैं दिला तो दूं, पर अगर ये गलती से पास हो गया ना तो लफड़े हो जाएंगे। क्या बोली दीदी उसकी, अगर ये गलती से पास हो गया ना तो लफड़े हो जाएंगे। अब आपको लग रहा होगा दीदी दुश्मन है उसकी, नहीं। वो ये बोल रही है कि अगर ये गलती से फाउंडेशन निकल गया तो मुझे ये पता है कि ये इंटर नहीं निकल पाएगा। बताओ आप। इसलिए कह रहा हूं अगर आपके यहाँ कॉन्सेप्ट वीक रहेगा और अगर आप निकल गए फाउंडेशन, तो इंटर में नानी आ जाएगी याद, से बता रहा हूं। और इंटर निकल गए तो फाइनल कौन सा छोड़ देगा आपको। इसलिए कह रहा हूं कॉन्सेप्ट पे काम करो, निकलना तो है अपने को, पास हो जाएंगे सर, 200 वाला ही पास ही होता है, समझो। पर कॉन्सेप्ट पे भी ध्यान दो, अपने कॉन्सेप्ट पे भी काम करो आप। समझ में आ रहा है, आप जो ये लॉ में भी परेशान हो रहे हो ना, आपको जानबूझ के परेशान किया जा रहा है, जानबूझ के परेशान किया जा रहा है ताकि आप तैयार हो जाओ यहाँ पे, ताकि आप उलझो नहीं इंटर में। जानबूझ के तैयार कर रहे हैं आपको, तो आपको परेशान होना चाहिए, उस परेशानी में भी मजा ढूंढो कि बढ़िया है हमको दुखी कर रहे हैं आईसीए वाले, वेरी गुड, करना चाहिए दुखी अपने को, वरना इंटर में रहोगे। समझ में आ रहा है। तो जो सेटअप किया है ना इन्होंने इंस्टीट्यूट ने अपना एग्जाम पैटर्न, वो बहुत सोच समझ के सेट किया है भाई, तभी तो सीए फाउंडेशन को हार्ड कर रहे हैं ये लोग, ताकि बच्चा जिसको रोना है ना वो यहीं रो ले, आगे ना रोए बच्चा। और दूसरे इंस्टीट्यूट के एग्जाम्स होते हैं, नाम नहीं लेना चाहता, सब रेस्पेक्टेड इंस्टीट्यूट्स हैं, वो क्या करते हैं, एंट्री देते हैं, आ जाओ बेटा, आइए पधारिए, आपका स्वागत है, आओ, फाउंडेशन एग्जाम्स आराम से दो, सारे बच्चे पास करेंगे हम। उसके बाद जैसे ही आप आते हो सेकंड लेवल पे, वहीं पे ही आपको ताश के पत्ते की तरह बिखेर देते हैं, अगर दम नहीं है तो वो उलझना ज्यादा बढ़िया है या अभी उलझना ज्यादा बढ़िया है, आप बताओ। एंट्री पे उलझना ज्यादा बढ़िया है ना, इसलिए उन्होंने टफ कर रखा है। समझ में आ रहा है। तो इसलिए फोकस पे मतलब इस पे कॉन्सेप्ट पे फोकस करो आप। चले आगे, समझ में आ गया। तो एवरेज प्रॉफिट से गुडविल निकालने का फॉर्मूला क्या है, कमॉन, फॉर्मूला क्या है, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज, नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज, सेट है सर। ठीक है सर, अब चलते हैं आगे। सेकंड जो मेथड आपने पढ़ा होगा उस मेथड का नाम है सुपर प्रॉफिट मेथड। क्या नाम है, सुपर प्रॉफिट। सुपर का मतलब होता है एक्स्ट्रा, होता है ना सुपरमैन, तो वो मैन सुपर क्यों है, क्योंकि उसके पास एक्स्ट्रा पावर है। वो मैन सुपर क्यों है, उसके पास क्या है, कमॉन, एक्स्ट्रा पावर है। तो वैसे ही ये प्रॉफिट कौन सा वाला है, एक्स्ट्रा वाला प्रॉफिट। ठीक है। अब आप अपनी इज्जत से ये एक्स्ट्रा प्रॉफिट अगले कितने साल कमा सकते हो, वो आपकी गुडविल है। आप अपनी इज्जत से एक्स्ट्रा प्रॉफिट अगले कितने साल कमा सकते हो, वो आपकी क्या है, इज्जत है। कुछ समझ आया। मार्केट में बहुत सारी फर्म है और एक अपनी फर्म है, ठीक है। अपनी फर्म कमा रही है 60,000 उसी पैसे पे, आपने भी 10 लाख मतलब लोगों ने भी 10 लाख लगा रखे हैं और अपन ने भी 10 लाख लगा रखे हैं। अपन उस 10 लाख पे कमा रहे हैं 60,000 और लोग उस 10 लाख पे कमा रहे हैं 50,000, तो अपन कितना कमा रहे हैं एक्स्ट्रा, 10,000। क्यों कमा रहे होंगे, अपनी गुडविल है, अपने काम करने के तरीके में फर्क है, क्वालिटी है,
वैल्यू है अपनी, समझो अपन कुछ वैल्यू दे रहे हैं, वही तो अपनी गुडविल है। वो 10,000 का एक्स्ट्रा प्रॉफिट अगले कितने साल तक कमा सकते हैं अपन सेम एफर्ट से, 4 साल तक मान लो। तो 10,000 इंटू 4 मतलब अपन अपनी गुडविल का फायदा कितने साल तक ले सकते हैं, 4 साल तक। और उस गुडविल की आज वैल्यू क्या है, 40,000। उस गुडविल की आज वैल्यू क्या है, कमॉन 40,000। ऐसा सोचो, समझ में आया क्या? तो क्या मेथड बताया मैंने, फॉर्मूला क्या बताया गुडविल का, एक्स्ट्रा प्रॉफिट को मल्टीप्लाई कर दो अगले कितने साल तक सेम एफर्ट से आप यही प्रॉफिट्स कमा सकते हो एक्स्ट्रा, नंबर ऑफ ईयर्स से, नंबर ऑफ ईयर्स से। तो आपकी क्या आ जाएगी, गुडविल। अब बताओ सुपर प्रॉफिट कैसे निकाला मैंने, जो लोग कमा पा रहे हैं और जो मैं कमा पा रहा हूं उसका डिफरेंस। तो जो मैं कमा पा रहा हूं, जो मैं कमा पा रहा हूं वो तो है एवरेज प्रॉफिट, जो लोग कमा पा रहे हैं नॉर्मली वो है नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे आया, 10 लाख पे आप कमा रहे हो 5% के हिसाब से 50,000। तो नॉर्मल प्रॉफिट कैसे आया, आपका पैसा जितना लगा हुआ है इंटू 5% के हिसाब से आप कितना कमाए। तो कैसे आता है नॉर्मल प्रॉफिट, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100। 10 लाख लगाओगे आप कोई बाजार में लोग, वो 5% के हिसाब से 50,000 कमा पाएगा, 50,000 हो गया नॉर्मल प्रॉफिट। और अपन ने कितना कमाया, अपन ने कितना कमाया, अपन ने कितना कमाया 60,000। ये हो गया एक्चुअल प्रॉफिट, ये हो गया एक्चुअल प्रॉफिट जो अपन ने कमाया है। लोगों के हिसाब से कमाते तो कितना कमा पाते, 50,000। डिफरेंस अपन ज्यादा कितना कमा रहे हैं, 10,000। तो सुपर प्रॉफिट कैसे आया, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। और इस 10,000 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे आप, नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज से, क्या आ जाएगी, गुडविल। तो बेसिकली गुडविल का फॉर्मूला क्या हुआ, सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या हुआ, सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या हुआ, एवरेज प्रॉफिट माइनस, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या हुआ, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एनआरआर अपॉन 100। ठीक है, और एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला क्या होता है, ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड प्लस क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड डिवाइड बाय 2। और कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालते हैं, इसके लिए भी हमारे पास में दो अप्रोच थी, एक तो असेट साइड अप्रोच और एक लायबिलिटी साइड अप्रोच। एक बार सिर्फ जो दिखा रहा हूं उस पर ध्यान देना। क्या निकालनी है, कैपिटल। क्या निकालनी है, कैपिटल। बचपन का फॉर्मूला कैपिटल कैसे निकालते हैं, असेट माइनस लायबिलिटी। या फिर कैसे निकालते हैं, सिर्फ कैपिटल ले लो। कैपिटल ढूंढनी है आपको तो या तो सिर्फ कैपिटल ले लो और या असेट में से लायबिलिटी माइनस कर दो, क्या आ जाएगी, कैपिटल। क्या आ जाएगी, कैपिटल। तो सारे असेट्स में से सारी लायबिलिटी माइनस करते हैं तो आता है टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड। बट हमको टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं चाहिए होता है सर, हमको तो वो कैपिटल एम्प्लॉयड चाहिए होता है जिस कैपिटल एम्प्लॉयड को इन्वेस्ट करके हम एक्चुअल में पैसा कमा रहे हैं। मतलब हमें कौन सा असेट नहीं चाहिए, जो असेट दिख रहा है बट उसकी वजह से मैं कुछ कमा नहीं रहा। तो असेट्स में कौन सा असेट नहीं लेना, पुरानी गुडविल, फर्जी असेट, फिक्टिशियस असेट, फेक असेट। और ऐसा इन्वेस्टमेंट जो मैंने कर तो रखा है बट उससे मेरे ट्रेड में, उससे मेरे व्यापार में मुझे कोई फायदा नहीं हो रहा। उससे मैं इंटरेस्ट कमा रहा हूं, डिविडेंड कमा रहा हूं, बट प्रेजेंट व्यापार में उससे मुझे कोई नया फायदा नहीं हो रहा है ब्याज और डिविडेंड के अलावा। उसको बोलते हैं नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। क्या बोलते हैं कमॉन, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। तो कौन से असेट लेने हैं, सारे या 3 असेट के अलावा, 3 असेट के अलावा कौन कौन से नहीं लेने हैं, ओल्ड गुडविल नहीं लेनी, ओल्ड फिक्टिशियस असेट नहीं लेना और नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट नहीं लेना। इन तीनों असेट के अलावा वाले असेट ले लो और उसमें से क्या माइनस कर दो, आउटसाइड लायबिलिटी। क्या आ जाएगी, कैपिटल एम्प्लॉयड। क्या आ जाएगी, कैपिटल एम्प्लॉयड। अब इस कैपिटल एम्प्लॉयड को अगर अपन लायबिलिटी साइड से निकालना चाहते हैं तो कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होती है, जो जितना पार्टनर ने पैसा लगा रखा है वो और जितना उसके रिजर्व है वो, वही तो होते हैं पार्टनर कैपिटल। बट इसमें से क्या क्या नहीं चाहिए, ये 3 चीज, ये माइनस कर दो, ये 3 चीज यहां से माइनस कर दो। क्या क्या नहीं चाहिए, गुडविल नहीं चाहिए, फिक्टिशियस असेट नहीं चाहिए, नॉन रेड इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए, क्या आ जाएगा, कैपिटल एम्प्लॉयड। तो कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के दोनों अप्रोच हो सकती है, लायबिलिटी साइड अप्रोच और असेट साइड अप्रोच। जैसा भी क्वेश्चन दे रहा हो वैसे आपको सॉल्व कर लेना है। क्लियर है? तो बताओ सुपर प्रॉफिट से गुडविल निकालने का फॉर्मूला, सुपर प्रॉफिट से गुडविल निकालने का फॉर्मूला, सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू एनआरआर अपॉन 100। कैपिटल एम्प्लॉयड का असेट साइड वाला फॉर्मूला टोटल असेट एक्सेप्ट गुडविल, फिक्टिशियस असेट, नॉन इन्वेस्टमेंट माइनस आउटसाइड लायबिलिटी। और लायबिलिटी साइड से निकालोगे तो
पार्टनर्स कैपिटल प्लस रिजर्व, कौन से क्या क्या चीज नहीं लेंगे, गुडविल नहीं लेंगे, फिक्टिव एसेट नहीं लेंगे और नॉन इन्वेस्टमेंट नहीं लेंगे, क्या आ जाएगी, कैपिटल एम्प्लॉयड। बोलो क्लियर है कहानी। सर एवरेज प्रॉफिट कैसे निकल जाएगा, वो सिखा चुका हूं मैं आपको। ये देखो ना, ऐसे निकलता है ना एवरेज प्रॉफिट। ये सारे एडजस्टमेंट करने के बाद उसका एवरेज कर देते हैं तो क्या आता है, एवरेज प्रॉफिट। और वेटेड एवरेज करना आपको आता होगा, ऐसे मेरे को पूरी उम्मीद है। इसके बाद है आपके पास कैपिटलाइजेशन मेथड। अब कैपिटलाइजेशन में दो मेथड है, कौन कौन से हैं, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड और एक है आपका कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। ध्यान रखना, चाहे कोई सा भी कैपिटलाइजेशन मेथड हो, दोनों से आंसर सेम ही आता है, दोनों से आंसर सेम ही आता है। इसके लॉजिक्स भी मैंने आपको बताए थे 12th क्लास में। तो कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द फर्म, मतलब मार्केट के हिसाब से हमारी फर्म की वैल्यू कितनी है, माइनस एक्चुअल फर्म की वैल्यू कितनी है। मैंने लगा तो रखे हैं 10 लाख, लोगों को लग रहा है मैंने कितने रुपए लगा रखे हैं, 12 लाख। अरे हिडन गुडविल कॉन्सेप्ट में नहीं निकालते थे क्या, टोटल कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द फर्म। नए पार्टनर पैसा लाता था, उसको रेसिप्रोकल ऑफ द शेयर से मल्टीप्लाई करके निकालते थे। हेलो, वही है ये टोटल कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द फर्म। तो लोगों के हिसाब से मेरी वैल्यू कितनी है, 12 लाख। एक्चुअल में कितने लगा रखे हैं, 10 लाख। तो ये 2 लाख क्या है, गुडविल है। क्या, कम ऑन, गुडविल। तो फॉर्मूला क्या बना गुडविल का, टीसीवीओएफ माइनस एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड। टीसीवीओएफ हम लोग प्यार से बोलते हैं, पर होता क्या है, ये टोटल कैपिटल वैल्यू ऑफ द फर्म माइनस एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड। और आपको पता ही है एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे आता है, अभी सिखाए थे दो मेथड, पर अब सीखना है कि टीसीवीएफ कैसे आता है। तो टीसीवीएफ निकालने का तरीका होता है, एवरेजली हम कितना प्रॉफिट कमा रहे हैं, बोले सर हम कमा रहे हैं एवरेजली 1,20,000 रुपीज, डिवाइड बाय मार्केट में रेट ऑफ रिटर्न कितनी है, 10%। तो लोगों के हिसाब से 1,20,000 कमाने के लिए मुझे कितने रुपए लगाने पड़ते होंगे, समझना। अपन जिस मार्केट में उस मार्केट में नॉर्मली लोग कितना परसेंट कमाते हैं, 10%। हम कितना कमा रहे हैं एक्चुअल में, 1,20,000। कितना कमा रहे हैं, 1,20,000। तो बताओ लोगों के हिसाब से हमने कितने पैसे लगा रखे होंगे 1,20 कमाने के लिए, 12 लाख। ये बन गया टीसीबी का फॉर्मूला। जो पैसा कमा रहा हूं मैं, डिवाइड बाय एनआरआर अपॉन, सॉरी डिवाइड बाय एनआरआर इनटू 100, क्या आ गई, टीसीवीओएफ। लोगों के हिसाब से हमारी कैपिटल है 12 लाख, पर एक्चुअल इन फॉर्मूलों को लगा के मैंने कैपिटल एम्प्लॉयड निकाली और कितनी आई मेरी, 10 लाख। तो डिफरेंस क्या है, ये 2 लाख क्या है, गुडविल है। क्या है, कम ऑन, गुडविल है। आया कि नहीं आया, अरे बोलो आया कि नहीं आया, पक्की बात, श्योर एकदम, आगे चलो। अब एक मेथड है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, बहुत सिंपल है। सुपर प्रॉफिट अपॉन एनआरआर इंटू 100। सुनना ध्यान से, बहुत मस्त है, समझाता हूं, 1 मिनट लगेगी। अपन एक्स्ट्रा कमा रहे हैं, 1 मिनट, अपन एक्स्ट्रा कमा रहे हैं, ठीक है। अपन एक्स्ट्रा कमा रहे हैं 20,000, सुनना। अ, अपन अपन कितना कमा रहे थे, अपने एग्जाम्पल है 120। मान लो नॉर्मली 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 लोग बाग 10 लाख लगा के 10% से कितना कमाते हैं, 1 लाख कमाते हैं। एनआरआर कितनी ली थी मैंने, 10%। मैंने कितना पैसा लगा रखा है रियलिटी में, 10 लाख। तो नॉर्मली 10 लाख लगा के लोग बाग कितना कमाते हैं, 1 लाख कमाते हैं। कितना कमाते हैं, कमॉन, 1 लाख कमाते हैं। अपन कितना कमा रहे हैं, 1,20। ज्यादा कितना कमा रहे हैं, 20,000। ज्यादा कितना कमा रहे हैं, 20,000। ज्यादा कितना कमा रहे हैं, 20,000। अब दिमाग लगाना, अगर मुझे 20,000 कमाने होते, जो मैं ज्यादा कमा रहा हूं, मैं तो ज्यादा ऐसे ही कमा रहा हूं एक्स्ट्रा में, पर मान लो अगर आपको 20,000 कमाने होते और हमारी इंडस्ट्री में 10% की रेट है, इन्वेस्टमेंट पे 10% कमाते लोग बाग, तो बताओ 20,000 कमाने के लिए हमें कितने पैसे लगाने होते, 20,000 कमाने के लिए हमें कितने पैसे लगाने होते, 2 लाख। पर क्या ये एक्स्ट्रा 20,000 कमाने के लिए हमने पैसे लगाए क्या, नहीं लगाए ना। यही तो क्या है, गुडविल है। यही तो क्या है, गुडविल है, नहीं है।
अरे बगैर पैसे लगाए 20,000 कमा रहा हूं। आपको 20,000 कमाने के कितने रुपए लगाने पड़ेंगे? 2 लाख। मैंने कुछ नहीं लगाया तो भी 20,000 कमा रहा हूं। मतलब बिना पैसे लगाए पैसा कमा रहा हूं। तो जो पैसा लगाया हुआ नहीं है, आपको लग रहा है लगाया हुआ है, तो वो क्या है? गुडविल ही तो है। वो क्या है? कम ऑन, गुडविल है। फॉर्मूला क्या है? सुपर प्रॉफिट अपॉन एनआरआर इंटू 100। फॉर्मूले भी रिवाइज करवा दी, थोड़ा बहुत समझाने की भी मैंने आपको कोशिश कर ली। क्लियर है सर? तो ये आप लोगों ने पढ़ा है कहाँ पे? क्लास 12th में। सारे फॉर्मूले एक बार मेरे साथ बोल दो। एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल का फॉर्मूला, एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज। अब वो या तो सिंपल एवरेज होगा या फिर वेटेड एवरेज होगा, वो दोनों अपने को आते हैं, ऐसा मेरे को पूरी उम्मीद है आपसे। सुपर प्रॉफिट मेथड का फॉर्मूला क्या है? सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है? कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू एनआरआर अपॉन 100। कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला क्या है? ऑल दी असेट्स एक्सेप्ट फिक्टिशियस असेट एक्सेप्ट गुडविल एक्सेप्ट नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट माइनस आउटसाइड लायबिलिटी। लायबिलिटी साइड से कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला क्या है? पार्टनर्स कैपिटल प्लस रिजर्व माइनस गुडविल माइनस फिक्टिशियस असेट माइनस नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है? टीसीवीओएफ माइनस एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड। और टीसीवीओएफ का फॉर्मूला क्या है? एवरेज बिजनेस प्रॉफिट अपॉन एनआरआर इनटू 100। लोगों के हिसाब से कितने पैसे लगा रखे हैं वो होता है टीसीवीओएफ, और एक्चुअल में कितने पैसे लगा रखे हैं वो होता है एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड। क्लियर है कहानी? सुपर प्रॉफिट की कैपिटलाइजेशन से का फॉर्मूला क्या है? सुपर प्रॉफिट अपॉन एनआरआर इनटू 100। क्लियर कहानी? पक्की बात? इसके अलावा आपके आईसीईआई के अंदर एक फॉर्मूला और दे रखा है जिसका इन्होंने नाम दे रखा है एन्युइटी बेसिस। है वो सुपर प्रॉफिट ही, पर सुपर प्रॉफिट में कौन सा बेसिस है? एन्युइटी बेसिस। आपने टीवीएम पढ़ लिया? नहीं पढ़ा ना? अब पढ़ोगे ना आप टीवीएम। टीवीएम पढ़ लो, उसके बाद पढ़ाऊंगा एन्युइटी। तो अभी मैं एन्युइटी नहीं पढ़ा रहा आपको, अभी मैं आपको एन्युइटी नहीं पढ़ा रहा, क्योंकि टीवीएम में आपको फिर वही चीजें पढ़ानी तो पड़ेगी सर को, तो मैं अभी नहीं पढ़ा रहा। ठीक है? 5 दिन बाद जब आप अपना मतलब 5, 7, 10 दिन बाद जब अपन अपन समापन करेंगे ना पार्टनरशिप का, तब आप हम मेरे को याद दिला देना कि सर एक तो एन्युइटी और एक वो इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस। वो समापन करेंगे तब आप बता देना मेरे को। ठीक है? तो अभी तो आप एक बार आ जाओ इलस्ट्रेशन 1 पे। आप क्या बोल रहे थे कि ये मन से वेट ले रहा है ना? मान लो चलो वेट आपको दिए हुए हैं, मान लो वेट आपको दिए हुए हैं, या आपको ऐसे पता है, आपको मान लो ऐसे बोला हुआ है कि है ना, आपको ऐसे बोला हुआ है कि टेक वेटेड एवरेज, टेक वेटेड एवरेज प्रॉफिट। ठीक है? इतना बोला हुआ है आपको। ठीक है? और आपको वेट बोला हुआ है, मान लो क्वेश्चन में बोला हुआ है, मान लो 1 से लेके 4 ये वेट आपको दिए हुए हैं। तो अब सबसे ज्यादा वेट, सबसे ज्यादा इज्जत कौन से प्रॉफिट को दोगे? रीसेंट प्रॉफिट को दोगे या सबसे पुराने वाले को दोगे? तो इसको दोगे आप 4, इसको दोगे 3, इसको इसको 1। हेलो, यही तो होता है। फिर आप वेट से किसको मल्टीप्लाई कर दोगे? प्रॉफिट को। यह आ जाएगा वेटेड प्रॉफिट। क्या आ जाएगा? वेटेड प्रॉफिट। अभी एवरेज नहीं किया है, कितना आ जाएगा बताओ? 120, 250, 390, 6 लाख। टोटल कितना हुआ बताओ? 13,60,000। ये आ गया वेटेड प्रॉफिट। अब मुझे तो क्या चाहिए? वेटेड एवरेज प्रॉफिट। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैसे आ जाएगा? 13,60,000 डिवाइड बाय 4, या टोटल ऑफ वेट 1,36,000। ये क्या आ गया? वेटेड एवरेज प्रॉफिट। क्या निकालनी है? गुडविल। अलग अलग मेथड से निकालनी है। नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज क्या बोल रहा है? कुछ नहीं दिया हुआ। मान लो वो भी दिया हुआ है, मान लो वो भी दिया हुआ है 3, ये लो। कुछ बच्चे नाराज हो गए, अरे दिया हुआ ही नहीं, कैसा क्वेश्चन है यार। अरे एग्जाम्पल सिखा रहा है यार आपको, क्यों झगड़ा कर रहे हो? ये लो, ये मान लो। अरे सर एग्जाम में ऐसे आ सकता है क्या? तुम दिमाग लगाओ यार, आईसीए का पेपर है, कोई मजाक पेपर थोड़ा चल रहा है, कोई सीबीएसई बोर्ड थोड़ा ना है।
कोई बीकॉम थोड़ा ना है यार, कम ऑन। ऐसा होता नहीं जनरली, हो जाए तो हो जाए, ह्यूमन एरर हो सकती है यार, बट चांसेस नहीं होते। मान लो नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज दिया हुआ आपको 3, तो अब बताओ एवरेज प्रॉफिट निकाल चुके हो आप, 136 इंटू 3 करो, बताओ कितना आ रहा है, कितना आ रहा है, 4,08,000, ये हो गया एवरेज प्रॉफिट बेसिस से आंसर। ठीक है, अब कैसे निकालना है, सुपर प्रॉफिट से। तो एवरेज प्रॉफिट तो है अपने पास, अब क्या निकाल लेंगे, नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट के लिए बताओ क्या चाहिए, कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू NRR अपॉन 100, बताओ कितना आ रहा है, 1 लाख। हम कितना कमा रहे हैं, 136। लोग बाग नॉर्मली हमारे पैसे पे कितना कमाते हैं, 1 लाख। तो बताओ हम ज्यादा कितना कमा रहे हैं, 36,000। ये ज्यादा हम कितने साल तक कमाएंगे, 3 साल तक। बताओ कितनी आ रही गुडविल, 1,08,000। रिविजन ही चल रहा है, ये कोई कॉपी में नहीं करवा रहा मैं आपको, बस वो जो अपन ने फॉर्मूले पढ़े उनको अप्लाई करके आंसर निकाल रहे हैं। आगे देखो, एन्युटी बेसिस में बोल रहा हूँ, अभी मैं लेटर पार्ट में बताऊंगा, आई एम स्किपिंग इट राइट नाउ। आगे चलते हैं, कैपिटलाइजेशन। अब कैपिटलाइजेशन में कुछ नहीं बोला कैसे, तो आपकी मर्जी पड़े जैसे, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट या कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, सबसे इजी क्या है, सुपर प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन। कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला बताओ, SP अपॉन NRR इंटू 100। बताओ सुपर प्रॉफिट कितना आया था, 36,000 डिवाइड बाई 20 इंटू 100, बताना कितना आ रहा है, 1,80,000। अपनी क्या आ गई, गुडविल। इसने किससे किया है, इसने क्या निकाला पहले, TCVOF, फिर क्या किया इसने, एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड, और फिर क्या निकाल ली, गुडविल। तो दोनों मेथड से सेम ही आएगा, ये देखो प्रूव हो चुका है। मजा आया कि नहीं आया, पक्की बात, क्लियर है। अब आप लोग देखो, हम लोगों ने लास्ट पार्ट के अंदर गुडविल के सारे मेथड्स के फॉर्मूलेज वगैरह ये सब हमने डिस्कस किया था, थोड़ा बहुत मीनिंग वीनिंग क्या होता है, ठीक है। अब मैं आपको ना डायरेक्टली गुडविल चैप्टर के 10.63 पेज इलस्ट्रेशन नंबर 10 पे लेकर आ रहा हूँ, तो ध्यान से देखो अब सब बच्चे, प्लीज ड्रॉप योर पेन्स, आपने ट्राई कर लिया है, देखते हैं क्या कह रहा है। अंतु बंतु और चिंटू वर इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:4:3 respectively. The account of the firm are made up to 31st March every year. The partnership provided inter alia, मतलब अभी जो मेरे को जो जरूरत है जिन जिन चीजों की, उसके लिए पार्टनरशिप डीड क्या कहता है, तो बोल रहा है कि रिटायरमेंट जब भी होगा ना पार्टनर का, तो गुडविल को वैल्यू कैसे किया जाएगा, तो गुडविल को वैल्यू किया जाएगा पिछले 4 साल के प्रॉफिट का एवरेज करके 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या आ जाएगी जी, गुडविल आ जाएगी। अच्छा 4 साल कहाँ तक, 4 साल लाइक लास्ट 4 ईयर, कंप्लीटेड 4 ईयर्स, या अप टू द डेट ऑफ रिटायरमेंट तक 4 ईयर्स। देखो समझना क्या होता है, सुनना मेरी बात, एक बार स्क्रीन पे देखना प्लीज सर, कम ऑन। अपने इस क्वेश्चन में तो देखो, ये जो अंतु है ना, ये रिटायर हो रहा है 2022 1 अप्रैल को, मतलब ईयर की स्टार्टिंग में। तो यहाँ पे अगर अपन पिछले 3 साल की बात करना चाहते हैं, 1 सेकेंड, ओके। सो मैं बोल रहा हूँ कि जैसे यहाँ पे रिटायर हुआ, तो इसके पिछले 3 साल कौन से हो जाएंगे बताना, 21-22, 20-21 और 19-20। अब सुनना ध्यान से, सुनना एक बार बात को। अब ये यहाँ रिटायर हुआ था ईयर एंड पे, तो इसके पिछले 3 साल की तो हमको यहाँ पे इंफॉर्मेशन यहाँ पे गिवन है, ठीक है। इंफॉर्मेशन हमारे को यहाँ पे क्या है, कमॉन गिवन है। ये देखो ये देखो ये देखो, ये 1, ये 2, ये 3, और मान लो पिछले 4 साल का चाहिए, तो ये एक और साल का भी इंफॉर्मेशन 18-19 का गिवन है, ये चौथा। कोई टेंशन नहीं हुई, आराम से इन 4 साल के प्रॉफिट को ले लेंगे, इनमें जो भी एडजस्टमेंट करना हो कर देंगे, डिवाइड बाय 4 करेंगे, एवरेज आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे, गुडविल आ जाएगी। ये तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन हो गया है ना। पता है प्रॉब्लम क्या आती है, प्रॉब्लम ये आती है कि जब ये रिटायर हो रहा है, मान लो 30 सितंबर 2022, ठीक है, हमारे पास कहां से कहां तक के प्रॉफिट्स अवेलेबल है,
हमारे पास कहाँ से कहाँ तक के प्रॉफिट अवेलेबल है? 1 अप्रैल 21 से 31 मार्च 22, 1 अप्रैल 20 से 31 मार्च 21, 1 अप्रैल 19 से 31 मार्च 20, 1 अप्रैल 18 से 31 मार्च 19। ठीक है, हमारे पास पिछले 4 साल के, ये वाले 4 साल के प्रॉफिट यहाँ पे अवेलेबल है। अब देखना क्वेश्चन किस टाइप की लैंग्वेज लिखता है, ध्यान से गौर करना। क्वेश्चन कई बार कहता है कि जी रिटायर तो मैं कभी भी हूं, पर रिटायर होने के पहले जो कंप्लीटेड 4 साल है ना, कंप्लीटेड 4 साल, उनका प्रॉफिट का एवरेज करना है। तो रिटायर में कहां हो रहा हूं भैया? रिटायर हो रहा हूं 30 सितंबर को। अब 30 सितंबर के पिछले कंप्लीटेड 4 साल कौन कौन से हो गए? पिछले कंप्लीटेड 4 साल कौन कौन से हो गए ये बताओ? पिछले कंप्लीटेड 4 साल कौन कौन से हो गए सर? 21-22, 20-21, 19-20 और 18-19। यहां तक भी कोई दिक्कत नहीं है। किस लैंग्वेज में कोई दिक्कत नहीं है? पिछले 4 साल नहीं, पिछले 4 कंप्लीटेड साल, पिछले 4 कंप्लीटेड साल अगर बोल दे तो भी आप ये वाले 4 साल के प्रॉफिट्स को लेके एवरेज करके गुडविल कैलकुलेट कर सकते हो। यहां तक कोई समस्या नहीं है। अब देखना समस्या कहां पैदा होगी। अब भाई साहब मान लो क्वेश्चन में लिखी हुई है लैंग्वेज पिछले 4 साल, पर अप टू कहां तक? रिटायरमेंट की डेट तक। जिस जैसी लैंग्वेज अपने इस क्वेश्चन में दी हुई है, अप टू द डेट ऑफ रिटायरमेंट। तो आप मुझे बताओ पिछला पहला साल कहां से कहां तक लेना पड़ेगा? 1 अक्टूबर 21 से लेके 30 सितंबर 22 तक, ये है पिछला साल, अप टू द डेट ऑफ रिटायरमेंट। समझो लैंग्वेज क्या कह रही है। इसके पहले का 1 अक्टूबर 20 से लेके 30 सितंबर 21। फिर इसके पहले का 1 अक्टूबर 19 से लेके 30 सितंबर 20। और फिर इससे पहले का 1 अक्टूबर 18 से लेके 30 सितंबर 19। फिर ये लेने पड़ते हैं यहाँ पे हमको, यहाँ पे प्रॉफिट्स। कुछ समझ में आ रहा है? पर हमें क्वेश्चन में देखो गिवन कौन से थे। हमको तो गिवन थे कौन से वाले? फाइनेंशियल ईयर वाइज। पर हमको लेने कौन से वाले थे सर? हमको लेने थे 1 अक्टूबर से लेके 30 सितंबर वाले प्रॉफिट। फिर हमको यहाँ पे इनकी कैलकुलेशन करनी होती। समझे क्या बात? हेलो। तो ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं एग्जाम के अंदर। ये तो क्या हुआ है पता है? अपने वाले क्वेश्चन में लकीली ये रिटायर भी 1 अप्रैल 2022 को हो रहा है, और लकीली यही ईयर का स्टार्टिंग भी होता है, और इसके पिछले 4 साल कंप्लीटेड ईयर भी हैं, और इनका मेरे को प्रॉफिट अवेलेबल भी है। और इसमें इन्होंने लैंग्वेज यूज कर रखी है अप टू द डेट ऑफ रिटायरमेंट। तो यहाँ वाले काम आ जाएंगे, क्योंकि अप टू द डेट ऑफ रिटायरमेंट वाले 4 साल का प्रॉफिट हमें यहाँ पे क्या है? कमॉन गिवन है, और वो सारे फाइनेंशियल ईयर है। लफड़ा कब हो जाता? जब मिड ऑफ द ईयर में रिटायरमेंट होता, और फिर ये बोलता कि रिटायरमेंट तक के पिछले 4 साल लेने, वो हमको गिवन नहीं होते, तो फिर हमको प्रॉफिट यहाँ पे कैलकुलेट करना पड़ता। कुछ समझ में आ रहा है क्या? हेलो, कुछ आ रहा है या नहीं आ रहा है? ऐसा क्वेश्चन आएगा पीछे बैक में, ऐसा क्वेश्चन आएगा जहां पे आपको ऐसे उलझा सकता है। ठीक है, वहां पे उलझ गए, गए गए 5 नंबर आपके सूद गए। समझ में आया? तो यहाँ पे टेंशन है क्या, या कोई टेंशन नहीं है इस वाले क्वेश्चन में? इस वाले ये क्वेश्चन में टेंशन है या नहीं है? क्यों टेंशन नहीं है? क्योंकि सर रिटायरमेंट कब हो रहा है? ईयर के स्टार्टिंग में। यही अगर ईयर के मिड में होती तो हमारे को टेंशन कब नहीं होती? जब पिछले 4 साल के कंप्लीटेड ईयर्स के प्रॉफिट लेने को बोल रहा होता, तब भी कोई टेंशन नहीं होती। पर टेंशन कब होती? जब रिटायरमेंट मिड में हो रहा है, और कौन से प्रॉफिट लेने के लिए बोल रहा है? अप टू द डेट ऑफ रिटायरमेंट। तब फिर हमको भाई साहब यहाँ पे प्रॉफिट भी कैलकुलेट करना पड़ता। कुछ आ रहा है या नहीं आ रहा है? अरे आ रहा है कि नहीं आ रहा है? समझ में आ गया? ओके। तो अभी तो सर मैं यहाँ से हटा देता हूँ, क्योंकि अभी तो हाल फिलहाल मेरी ऐसी चिंताएं नहीं है। अब देखो, जो बच्चे ये क्वेश्चंस नहीं करके जाते हैं ना भाई, अटक जाते हैं एग्जाम के अंदर। ये भले आसान सा क्वेश्चन है, नहीं पढ़ा हुआ रहे तो अटक उलझा देगा आपको ये क्वेश्चन। ठीक है, अब चलते हैं आगे। तो सर कुल मिला के प्रॉफिट्स तो लेने हैं। कौन से प्रॉफिट लेने हैं? जिसमें से हम इंटरेस्ट माइनस कर दें ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड एट द रेट 12%, और रेमनरेशन माइनस कर दें हर पार्टनर की 2,000 रुपए प्रति माह की रेमनरेशन को। आप एक बात बताओ, क्या हम ये फ्यूचर में दिए जाने वाली कॉस्ट को माइनस कर सकते हैं क्या? क्या हम मैनेजमेंट कॉस्ट को माइनस कर सकते हैं क्या? वाइल कैलकुलेटिंग एवरेज प्रॉफिट एक बार जाके चेक करो, अपने अपने नोट्स लिखवा रखा है मैंने। कर सकते हैं क्या? यस सर। ये कहाँ लिखा हुआ है? देखो मैंने आपको बताया था,
ये देखो, भूल गए हो तो आप एक अलग बात है। बाकी देखो साफ साफ लिखा हुआ है मैनेजमेंट कॉस्ट, एग्जाम्पल पार्टनर सैलरी कमीशन एक्सेट्रा, वो भी हम माइनस कर सकते हैं। क्लियर है क्या? कौन से वाले जो हम लोग अभी तक पास्ट में देते आए हैं वो वाली रेम्यूनरेशन माइनस करनी है, या जो फ्यूचर में देनी है वो वाली रेम्यूनरेशन माइनस करनी है? 3 पार्टनर की रेम्यूनरेशन माइनस करनी है, या अब जो फ्यूचर में 2 पार्टनर रहने वाले हैं उसकी माइनस करनी है? बोलो बोलो। 3 पार्टनर की या आगे की 2 की? क्यों, हम तो आगे के हिसाब से चलते हैं ना, हम तो फ्यूचर में होने वाले एक्सपेंसेस के हिसाब से चलते हैं। हाँ जी। हैं? तीनों की देनी है? कि फ्यूचर में तो 2 ही पार्टनर रहेंगे, तो फ्यूचर के हिसाब से तो प्रॉफिट निकाल रहे हैं अपन। फ्यूचर के हिसाब से तो प्रॉफिट निकाल रहे हैं अपन। अरे बोलो यार। हाँ जी। अच्छा एक बात बताओ, क्या 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 हम लोग इस क्वेश्चन में हमारे सभी पार्टनर्स को रियलिटी में भी सैलरी वगैरह देते हैं क्या, या सिर्फ गुडविल कैलकुलेशन के लिए ये सैलरी माइनस करवाता है? बोलो बोलो। रियलिटी में दे रहे हैं क्या हम साल भर में? मेरे आज तक वो तो सवाल ही समझ में नहीं आ रहे हैं, दिमाग के ऊपर डायरेक्ट बाउंसर। मैं क्या बोल रहा हूँ भाई, एक तो होता है गुडविल कैलकुलेशन के लिए ऐसा ऐसा प्रॉफिट लो, एक होता है नहीं नहीं हम तो एक्चुअल में दे ही रहे हैं सैलरी, वो माइनस करना ही है। तो आप मुझे बताओ कि एक्चुअल में आप सैलरी दे रहे हो या सिर्फ प्रॉफिट की कैलकुलेशन के लिए माइनस करवा रहे हो? बोलो बोलो। सर आप एक्चुअल में दे रहे हो सर, देखो यहाँ लिखा हुआ है प्रॉफिट ऑफ द अर्लियर ईयर बिफोर चार्जिंग सैलरी टू पार्टनर्स और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। और पार्टनर की सैलरी भी हमें तभी हम माइनस करनी है जब हम क्या कर रहे हैं सर, उनको एक्चुअल में रेम्यूनरेशन दे रहे हैं। एक्चुअल में हम उनको क्या देने का मोहन, रेम्यूनरेशन दे रहे हैं, तभी हम पार्टनर की सैलरी को माइनस करते हैं। समझ में आ रहा है क्या? हेलो, समझ में आ रहा है क्या या नहीं आ रहा? आ रहा है या नहीं आ रहा? पार्टनर की सैलरी कब माइनस करनी है, पार्टनर का रेम्यूनरेशन कब माइनस करना है, जब आप इसको एक्चुअल में दे रहे हो तभी वो माइनस होंगे, अदरवाइज वो माइनस नहीं होंगे। बोलो क्लियर है? तो सर हम क्यों माइनस कर रहे हैं? क्योंकि हमारे जो प्रॉफिट हमें गिवन है ना, इसमें से पार्टनर की सैलरी माइनस हुई भी नहीं है, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, इनमें से माइनस कर देंगे पार्टनर की सैलरियां। ठीक है सर जी? हेलो क्लियर है? इसलिए हम 3 पार्टनर की सैलरी माइनस करेंगे। अदरवाइज पता है, अगर फ्यूचरिस्टिक अप्रोच से आप पार्टनर की सैलरी माइनस करते हो और आप एक्चुअल में दे ही नहीं रहे होते सैलरी, तो फिर आप कितने पार्टनर की सैलरी माइनस करते? 2 की। समझ रहे हो क्या बात? हेलो। तो यहाँ पे हम 2 की कर रहे हैं, 3 की, 3 की क्यों, क्या मानते हुए कि हम एक्चुअल में पार्टनर को सैलरी दे रहे होंगे, हम एक्चुअल में पार्टनर को सैलरी दे रहे होंगे, इसलिए वो सैलरी माइनस हो रही है। आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया? अगर एक्चुअल में दे रहे नहीं होते और फिर भी माइनस करने के लिए बोलता, तो फिर आप फ्यूचरिस्टिक के हिसाब से केवल 2 ही की सैलरी माइनस करते। कुछ आ रहा है या नहीं आ रहा? हेलो, ये चीजें छोटी मोटी है पर ये भयंकर कंफ्यूजन डालती दिमाग के अंदर। अभी तो नहीं, एग्जाम में डालेगी। चलें आगे। तो कुल मिला के अभी तो हमको तीनों पार्ट की सैलरी माइनस करनी है। अच्छा और क्या माइनस करना है? सर इनकी कैपिटल एम्प्लॉयड का 12% हमारा इंटरेस्ट भी माइनस करना है। अब सुनो मेरी बात, एक चीज पूछनी है मेरे को आपसे। हर साल में से अलग अलग रेम्यूनरेशन माइनस करें, हर साल में से अलग अलग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस करें, या एक साथ हम एवरेज में से भी एक बार करेंगे तो भी काम हो जाएगा? वैसे तो हर साल ही दी है अपन ने सैलरी, वैसे तो हर साल ही दिया हमने ब्याज, तो हम हर साल माइनस करके फिर एवरेज करें, या एवरेज करके एक बार माइनस कर दे तो भी वही बात है? एवरेज करके एक बार माइनस कर दोगे तो भी ऑटोमेटिक वो चारों सालों में माइनस हो जाएगी, ये तो मैथमेटिक्स है कि नहीं है सर? ओके। अच्छा एक बात बताओ, क्या पिछले चारों सालों में कैपिटल एम्प्लॉयड सेम है क्या, या बदलती होगी? सेम रहती होगी या बदलती होगी? सेम। मेरे क्वेश्चन के आंसर नहीं दे रहे आप सर, आपको लग रहा है बस आंसर कराओ, हमको तो आगे जाना है। मेरे क्वेश्चनों के आंसर नहीं दे रहे आप। सेम रहती है या बदलती होगी? नहीं हम मतलब रियलिटी में क्या होता है, हर पिछले 4 साल में क्या हर साल कैपिटल एम्प्लॉयड सेम ही रही होगी क्या, या अलग अलग होगी? अलग अलग होगी। तो फिर अलग अलग इंटरेस्ट निकलना चाहिए 4 साल का, एक साथ कैसे निकाल सकते हो आप? क्योंकि सर इस क्वेश्चन में बोला हुआ है, क्या बोला हुआ है, कि सर पिछले 4 साल में एवरेज बेसिस पे हमारी कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी है, 6,50,000। इसलिए इसको हम हर 4 साल में अलग अलग माइनस ना करके भी सिर्फ एक बार माइनस करूंगा एवरेज में से भी, तो भी मेरा काम
हो जाएगा। पर अगर पिछले 4 साल की अलग अलग 4 कैपिटल एम्प्लॉयड होती तो मुझे हर साल का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड अलग अलग माइनस करना पड़ता। कुछ आ रहा है या नहीं आ रहा? यहाँ पे एक साथ माइनस क्यों कर सकता हूँ, यहाँ पे एक ही बार माइनस क्यों कर सकता हूँ, क्योंकि हर साल कैपिटल एम्प्लॉयड सेम है। यहाँ पे एक बार ही पार्टनर की रेम्यूनरेशन को माइनस कर सकता हूँ, क्योंकि सर हर साल पार्टनर की रेम्यूनरेशन सेम है। कुछ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा? आ रहा है। अगर आपको एक क्वेश्चन में कहता कि जी इस साल तो 2000 दिए ना अपन ने, पिछले साल अपन ने 1800 दिए थे, उसके पिछले साल 1600 दिए थे, उसके पिछले साल 1200 दिए थे पर मंथ पार्टनर को, तो भैया अलग अलग कैलकुलेशन करनी पड़ती हर साल की, और उसके बाद उनका एवरेज करना पड़ता। पर यहाँ पे तो हम एक साथ ही कर सकते हैं। कुछ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ऐसी चीजों में उलझा देगा आपको आईसीएआई, क्योंकि ये सीबीएसई बोर्ड नहीं है। ध्यान रखना ये बात, एकदम स्पष्ट कह रहा हूँ मैं आपको। चलो तो उसको कॉपी में करते हैं, आ जाओ सारे बच्चे, कम ऑन। लेट मी ओपन द फाइल। इलस्ट्रेशन नंबर 10। तो सबसे पहले तो पिछले 3 साल के आप एवरेज प्रॉफिट निकालने के पहले लिखोगे सारे प्रॉफिट्स। 18, 19, 19, 20, 20, 21 और 21, 22, कितना कितना है? 260, 275, 265, 280। इनकी टोटल लगाना एक बार। 10,80,000, ये आ गया टोटल प्रॉफिट। और ये इनके प्रॉफिट कौन से वाले प्रॉफिट हैं? ये तो जो हमको गिवन है ना वो वाले प्रॉफिट लिए हमने। ये जो हमको गिवन है ना, गिवन, वो वाले प्रॉफिट ले लिए हमने। ठीक है। अब हमें क्या निकालना है भैया? एक बार हम निकालेंगे एवरेज प्रॉफिट। क्या निकालेंगे? एवरेज प्रॉफिट। तो अभी इसको ही चलने दो आगे। डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर विच इज 4। तो एवरेज प्रॉफिट कितना आ गया? 2,70,000। अब इसमें से क्या माइनस कर देंगे? एक तो पार्टनर की रेम्युनरेशन, एक पार्टनर की या सारे पार्टनर की? सारे पार्टनर की। 1 साल की या 4 साल की? 1 साल की, क्योंकि एवरेज में से माइनस करोगे तो ऑटोमेटिक वो चारों साल में से ही माइनस हो जाएगी सर। कितनी है? 2,000 इंटू 12 इंटू 3 कितना हुआ? 72,000। ये आ गया। और क्या लेस करेंगे?
कितनी एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड? 6,50,000 का कितना परसेंट? 10, 12, कितना हो गया? अब बताओ आपका एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट कितना आया? एवरेज प्रॉफिट आफ्टर एडजस्टमेंट? 120? तो गुडविल के लिए इन्होंने कहा था एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज। एवरेज प्रॉफिट आ रहा है मेरा एडजस्टेड वाला 120, नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज आ रहा है 3। तो गुडविल कितनी होगी बच्चों बताओ? 3,60,000। आई होप समझ में आ गया होगा। इट इज़ वेरी इजी, इट वॉज वेरी इजी क्वेश्चन। वो तो मैंने थोड़े से 2-3 पॉइंट लेके आपको समझाने की कोशिश करी कि ऐसा पॉइंट आ जाए तो क्या करना है, ताकि अब आगे ऐसा पॉइंट आए तो आप उलझो ना उसके अंदर। चलें सर आगे चलें। तो ये था इलस्ट्रेशन नंबर 10, ठीक है। अब चलते हैं फटाफट से, लिख लिया आप सबने? अब चलते हैं हम लोग सर फटाफट से इलस्ट्रेशन नंबर, हाँ क्या बोल रहे हो दीदी आप? इसमें एंट्री पास करनी है ना? हाँ, अभी मैं एंट्री सिखाई नहीं ना मैंने आपको, इसलिए मैं एंट्री पास नहीं कर रहा। मैं भी बताऊंगा आपको, नहीं अभी कुछ नहीं करनी है आपको, मैं सिखाऊंगा उसके बाद करेंगे। हाँ मैं भी बताऊंगा ना आपको कैसे करते हैं, क्या करते हैं, गुडविल के क्या क्या एडजस्टमेंट हो सकते हैं। कभी गुडविल ला रहा है पार्टनर, कभी नहीं ला रहा है, अलग अलग टाइप के एडजस्टमेंट होते हैं, वो सारा बताऊंगा। गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग कब होता है, कब नए पार्टनर की करंट अकाउंट डेबिट करनी होती है, रिटायरमेंट के टाइम पे करंट अकाउंट आता है, कैपिटल अकाउंट आता है, वो थोड़ा बहुत डिस्कशन करेंगे अभी थोड़ी देर में। अभी हम पहले गुडविल की वैल्यूशन सीख लें बस, इतना ही ऑब्जेक्टिव है मेरा इस चैप्टर के अंदर। बाकी वो सारा एडजस्टमेंट तो मैं आपको एडमिशन में वैसे सिखाऊंगा, समझो बात। चलो तो इलस्ट्रेशन नंबर 11 है आपके सामने, आप लो वही 5 मिनट, मुझे गुडविल की वैल्यू निकाल के दे दो फटाफट से, कम ऑन। प्लीज कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल। चलो सर, तो आप लोगों ने इलस्ट्रेशन 11 के अंदर पूरा दिमाग लगा लिया, कुछ बच्चों ने आंसर निकाल लिया, कुछ बच्चों का नहीं निकला, तो अभी फोकस करो क्या कहानी है। सी और ए इसमें दो पार्टनर हैं, रेशियो है 5:3। 1 अप्रैल 2022 को ये एडमिट करना चाहते हैं एजी को। कौन है? एजी। एजी सुन के यार एक बात याद आ गई, बताऊं क्या? बताऊंगा तो, हमारे ना क्या है, कोई कजन में बुआ जी है, तो उनके एक दिन फोन आया, फोन पे ऐसे लिखा हुआ था, एजी सुनो ना। मैंने कहा यार ये कौन है यार, मैंने उठा लिया, मैंने कहा कौन सुनाना चाहता है देखे, सामने से फूफा जी निकले। मैंने कहा भाई यार ये क्या नाम है, तो बोले, बुआ बोला अरे मेरा फोन मत छेड़ा कर यार, ये क्या कर रहा है, ये व्हाट इज दिस, ये कौन सा मैनर्स है। मैंने कहा अरे एजी सुनो ना, ओ। फिर मजे लेने स्टार्ट कर दिए, फिर उन्होंने नंबर ही चेंज कर दिया ऐसा नाम चेंज। फिर पता नहीं क्या लिखा होगा भगवान वाले के, वो तो उनको ही पता यार, है कि नहीं। चलो, अब आजकल वो वाली जनरेशन कहाँ रही है कि जहाँ पे नाम नहीं लेते, वो तो खत्म हो गया ना सब कुछ कॉन्सेप्ट ही। तो पहले तो अगर नाम नहीं लिए जाते थे तो वो सब अलग अलग थे, एजी सुनो ना, पिंटू की मम्मी, चिंटू के पापा मेरे एक दोस्त है, उसने चिंटू के पापा कहलवाने के लिए अपने बच्चे का नाम चिंटू रख दिया। बोले कि मैं चाहता हूँ कि मेरा नाम चिंटू के पापा पड़ जाए। वो गाना नहीं है क्या वो, चिंटू मिंटू के पापा, पता नहीं कौन सा गाना है वो, बिहार बिहार में। तो उसने अपने बच्चे का नाम रखा चिंटू, और अब उस दोस्त का नाम है चिंटू के पापा। चलो छोड़ो छोड़ो, फालतू बात हो गई ना। वेरी गुड। 1 अप्रैल 2022 तो उन्होंने एजी को एडमिट करा। अब एजी जो है ना, एजी भाई साहब 2 लाख रुपीज लाएंगे कैपिटल के, यहाँ लेकर आओ, हमें कौन सा क्वेश्चन करना है यार पूरा, हमें तो गुडविल निकालनी है। न्यू पीएसआर, अरे कोई मतलब ही नहीं है, आगे बताओ। सी को सैलरी देंगे, सीयू को सैलरी देंगे या दे रहे थे? दे रहे थे सर, सी तो पुराना पार्टनर है सर। ओके, कितना सैलरी दे रहे थे? 2,000 प्रति माह।
बट ये हमने कब से बढ़ा दी थी, किस डेट से बढ़ा के 3,000 कर दी थी? 1 अक्टूबर 2020 से बढ़ा के 3,000 कर दी थी। ओके सर, ओके सर, बढ़ गया ना इसके अंदर? मतलब सर यहाँ पे मैं एवरेज प्रॉफिट करके एडजस्टमेंट नहीं कर सकता, यहाँ पे मेरे को हर साल अलग अलग प्रॉफिट का एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। ये समझ में आ गया? आगे चलो। फिर बोल रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी दिया करते थे हम लोग 8% प्रति प्रति एनम की रेट से, हर साल 8%। कैपिटल हमको दी हुई है सी की और ए की, 4 लाख और 3 लाख, जो पिछले 4 साल से अनचेंज्ड है। ऐसा होना तो संभव नहीं है, बट क्वेश्चन कह रहा है आप बच्चे हो, कोई बात नहीं, आपके लिए अनचेंज्ड, ताकि आपको अलग अलग कैलकुलेशन ना करनी पड़े हर साल। ठीक है, आगे देखते हैं क्या बोल रहा है ये बोल रहा है जी गुडविल हमें जो है वैल्यू करनी है पिछले 4 साल के एवरेज प्रॉफिट को एडजस्ट करके, उनको वेट देके, उनका एवरेज करके 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आएगी? गुडविल आएगी। मतलब पिछले 4 साल के प्रॉफिट्स को एडजस्ट करके, उनका वेटेड एवरेज करके, उसको 3 से मल्टीप्लाई करके आ जाएगी जी, गुडविल आ जाएगी। ठीक है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं, इसमें क्या है, इजी हो गया। आगे, पर जो प्रॉफिट आप लोगे ना, उसमें से आप पार्टनर की सैलरी और इंटरेस्ट कैपिटल माइनस करने के बाद वाला प्रॉफिट लोगे। वो तो तू नहीं बोलता तो ही लेते रहे भाई, है कि नहीं? फिर बोल रहा है पिछले 4 साल का प्रॉफिट पार्टनर की सैलरी देने से पहले और इंटरेस्ट देने से पहले कितना है? 210, 260, 210 और 35। ठीक है सर, आगे चलें। फिर ये बोल रहा है कि पर इन प्रॉफिट्स के अंदर कुछ गलतियां भी है। तो सर मैंने आपको जब बताया था नोट्स में, तब आपको बताया था, एक चीज साफ साफ सिखाई थी कि हमें सर क्या करना पड़ेगा? एरर्स को भी रेक्टिफाई करना पड़ेगा। देखो दिख रहा ना, एडजस्टमेंट ऑफ पास्ट एरर्स, हमें एडजस्टमेंट भी करना पड़ेगा पास्ट एरर्स का, तब जाके हमारा सही करेक्ट प्रॉफिट आएगा, जिसको हम फ्यूचर में मेंटेन कर पाएंगे। तो कुल मिला के ये जो मैं पॉइंट बोल रहा है, इनका भी एडजस्टमेंट किया जाना पड़ेगा। समझ में आ गई बात? क्लियर है कहानी? तो अब सर एक काम करते हैं, हम बनाते हैं एक फॉर्मेट। आ जाओ फटाफट सारे बच्चे कॉपी के अंदर। इलस्ट्रेशन नंबर 11। हम बनाते हैं एक फॉर्मेट। कितने साल के प्रॉफिट दिए मैं अपने को? 4 साल। कौन से? 18, 19, और यहाँ पे हम कैलकुलेशन कर रहे हैं ऑफ weighted एवरेज प्रॉफिट। वो भी कौन से वाले प्रॉफिट? एडजस्टमेंट के बाद वाले प्रॉफिट। तो इनको मैं बोलूंगा एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट। और वो भी कौन सा एवरेज? सिंपल एवरेज, वेटेड एवरेज? वेटेड एवरेज। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा ना टर्म्स पे। बताओ, जो प्रॉफिट हमें गिवन है, तो यहां लिखूंगा मैं प्रॉफिट गिवन, या प्रॉफिट एज पर बुक्स बोलते थे अपन लोग, तो इसको है कि नहीं, याद आया क्या? उसके बाद 210, 260, 210 और 3 लाख, 3,05,000। ठीक है जी सर, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक तो। ओके जी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब सर देखो, आगे तो मैं पढ़ ही नहीं रहा, पहले मेरे को ऊपर का पढ़ा हुआ ही पता है कि भैया एक तो पार्टनर की सैलरी है, वो माइनस करनी है, और एक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, वो माइनस करना है कि नहीं? तो सर सबसे पहले क्या माइनस करवा दो? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल करवा दो माइनस।
हाँ चल पहले सैलरी कर ले बस, किसकी सैलरी है? सीयू की सैलरी। तो बता मेरे भाई, 2018-19 में पर मंथ क्या तनख्वाह थी? बता बता। 2000 इंटू 12 कितनी हो गई? 24,000। 1920 में भी क्या तनख्वाह थी? वही सर, 2000 इंटू 12, 24,000। अब 2021 में चेंज हो गया सर लफड़ा। पता है क्या सर, 1 अक्टूबर से बदल गया, मतलब 1 अक्टूबर तक तो 2000 थी, तो 2000 कितने महीने थी? 6 महीने। तो 2000 इंटू 6 प्लस 3000 इंटू 6 कितनी? 30,000। और 21-22 में तो 3000 ही थी ना सर। 36,000। ओके सर, सेट है। अब क्या मैनेज करें? इंटरेस्ट ऑन, ये तो हर साल सेम ही है, क्योंकि कैपिटल भी सेम है। कितनी है सर कैपिटल, बोलिए बच्चों? 7 लाख। टोटल 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 कितनी है? 7 लाख। तो टोटल 7 लाख है कैपिटल। इसका कितना परसेंट? अब तक 56,000 का इंटरेस्ट हर साल। कोई दिक्कत? चलें आगे। तो ये तो पढ़ लिया हमने सर, जो पार्टनर का रेम्युनरेशन देना था वो। अभी तक मैंने रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर नहीं करी है, अब करूंगा। अच्छा एक बात बताओ, मान लो ये प्रॉफिट्स में से ऑलरेडी सी की सैलरी और इंटरेस्ट कैपिटल माइनस हुआ भी रहते, तो आपको ऑब्वियस माइनस करते क्या? ऑब्वियसली नहीं करते। ये क्या क्वेश्चन हुआ सर आपका, ये क्या क्वेश्चन हुआ? कब माइनस करना है? जब माइनस हुए हुए नहीं है। वेरी गुड, क्या बात बताई सर आपने, मजे आ गया। आगे देखो, पहला पॉइंट, एक मशीन जो हम कब लाए थे? 1 अक्टूबर 2020 को। कितने रुपए की? 40,000 के। उसे हमने गलती से क्या क्या, व्हाट इज दिस, वाज रॉन्गली चार्ज टू रेवेन्यू, व्हाट डज दिस मींस? रॉन्गली चार्ज टू रेवेन्यू, व्हाट इज रेवेन्यू? ये क्या लैंग्वेज है? व्हाट इज रॉन्गली चार्ज टू रेवेन्यू, क्या होता है इसका मतलब? चार्ज टू रेवेन्यू मतलब क्या है? इनकम में से माइनस कर दिया, रेवेन्यू में से माइनस कर दिया, चार्ज मतलब माइनस कर दिया, मतलब इसको क्या मान लिया रे? इसको क्या मान लिया? इसका मतलब हमने एक्सपेंस मान लिया। नहीं है? इसको मतलब हमने क्या मान लिया गलती से? एक्सपेंस। कौन सा एक्सपेंस मान लिया होगा? परचेज वाला। गलती से इसको इन्होंने क्या करा होगा? परचेज वाला एक्सपेंस मान लिया होगा, तो उन्होंने पेंडल में से माइनस कर दिया। ठीक है, जबकि माइनस होना नहीं चाहिए था। तो अब अपन क्या करें? वापस से ऐड कर देते हैं, या लेस कर दें? ऐड या लेस? ऐड कर देते एक बार तो 40,000, अपन ना अलग अलग करते हैं भाई, मैं कभी मिक्स नहीं करता। तो एक बार तो मैं बढ़ाता हूँ, वापस से ऐड करता हूँ। क्या लिखूं? ऐड? क्या लिखूं यार? मशीनरी रॉन्गली चार्ज्ड, नाउ रेक्टिफाइड। बिल्कुल सही यार। मशीनरी, ये आएगा सही है। रॉन्गली चार्ज्ड, अरे ढंग से लिख लो यार कॉपी में। नाउ रेक्टिफाइड। कौन से ईयर में? चारों सालों में या सिर्फ एक साल में जिसमें गलती करी है? जिसमें गलती करी है उसमें कितना प्लस करना है? 40। 40 वेरी गुड। 40 की स्पेलिंग क्या होती है? FOURTY, FORTY। FOUR। तो 4 की स्पेलिंग क्या होती है? FOR। यार ये क्या है यार? जब 4 में FOUR है तो 40 में FOURTY क्यों नहीं यार? 40 होना चाहिए ना यार, 4D। 4D। पर उसकी सर प्रोनाउंसिएशन अलग है सर, इसलिए उसमें FORTY है। अंग्रेजी यार थोड़ी सी कम समझ में नहीं आती यार मेरे को यार। सर क्या करोगे समझ के यार, छोड़ो। चलो चले आगे चले। अब ये बताओ, अगर हमने इसको मशीनरी नहीं माना था, तो हमने इसका डेप्रिसिएशन भी नहीं लगाया था। अब जब आज हम इसको मशीनरी मान रहे हैं, तो डेप्रिसिएशन भी लगना चाहिए, नहीं लगना चाहिए? ये लगना चाहिए।
लगना चाहिए। कौन कौन से सालों में डेप्रिसिएशन लगना चाहिए सर? 18-19 में या 19-20 में? अच्छा, 20-21 में और 21-22 में। 20-21 में कितने महीने का? 6 मंथ्स। और 21-22 में 12 मंथ्स। रेट बताना, रेट क्या है? 20%। एस एल एम डब्ल्यू टी वी? डब्ल्यू टी वी तो 40,000 का 20% के हिसाब से 6 महीने का 4,000। तो 40,000 माइनस 4,000 कितना आया? 36,000 आया ऑनलाइन बच्चों। इसका कितना परसेंट? 20%। नाउ इट विल बी 7,200। यू गेटिंग गाइस सर? ये बचे हुए 36 पे लगेगा 20%। सोचो आपके 5 नंबर का क्वेश्चन आ जाए उस क्वेश्चन में जिसमें आपको दूसरे पार्ट भी आते हैं, तो आपको ये कंपलसरी करना ही पड़ेगा ना। जी समझे? एक तो ऐसा क्वेश्चन होता है जिसके एक भी पार्ट अपने को नहीं आ रहा, तो उसको तो अपन छोड़ देते हैं ऑप्शनल में। एक ऐसा क्वेश्चन होता है जिसके आधा आता है आधा नहीं आता, और उसमें आ गया ये आधा। क्या पता 10 नंबर का आ गया, मान लो ये। अब वैल्यूबल क्वेश्चन है यार, तो ऐसे अपने को आना चाहिए यार, है कि नहीं? चलो आगे। और क्या हो गया? फर्स्ट पॉइंट स्टॉक। 31 मार्च का स्टॉक, ये बहुत शानदार पॉइंट है। मेहरबान, कदरदान, शानदार। ये क्या बना नहीं, कुछ बैठा नहीं, छोड़ो छोड़ो कोई बात। तो 31 मार्च 2020 को स्टॉक जो है ना, उसको हमने ओवर वैल्यू कर रखा था यार, ओवर वैल्यू। क्लोजिंग स्टॉक को ओवर वैल्यू कर दिया था। तो पहले तो बताओ ये कौन सा साल है? 2021 या 19-20 या 18-19? 2021। कौन सा है? 19-20। चलो वेरी गुड। चलो इसमें तो गलती नहीं करी आप। 19-20 मैं तो ढूंढता हूँ मछलियों को। मछली जल की रानी है, जाल में फंसती है ना लास्ट में। मेरे को बड़ा मजा आता है यार। मतलब एक्चुअल में तो हम जेन है, वो वाली मछलियों की बात नहीं कर रहा था मैं, ठीक है? समझो हम तो अहिंसक हैं। पर ये बच्चों वाली मछलियों की बात कर रहा था। तो सर ये ईयर एंड पे हमने ओवर वैल्यू कर दी थी सर, ओवर वैल्यू। कितने से ओवर वैल्यू कर दी थी? 20,000 से। अब आप दिमाग लगाओ, क्लोजिंग स्टॉक को बढ़ाते हैं तो प्रॉफिट बढ़ जाता है कम होता है? क्लोजिंग स्टॉक को बढ़ाया होगा हमने, 19-20 का क्लोजिंग स्टॉक बढ़ाया होगा, तो प्रॉफिट बढ़ गया होगा या कम हो गया होगा? बढ़ा होगा ना। गलती जो मैंने की, पहले मैं गलती से, गलती का इंपैक्ट पूछ रहा हूं आपसे, कि गलती से स्टॉक को ज्यादा लिखने से, अरे क्रेडिट साइड ज्यादा आ जाएगा ट्रेडिंग का, तो प्रॉफिट ज्यादा आएगा ना यार। अब क्या करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा। वेरी गुड। कौन सा? 19-20 वाला ना? ये 20-21 वाला? अभी तो 19-20 वाला एक बार तो, क्या बोलूंगा मैं इसको? ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक नाउ रेक्टिफाइड। अब अब है मेन मुद्दा तो, कि सर अगर 19-20 का क्लोजिंग स्टॉक हमने बढ़ा दिया होगा, तो सर 20-21 का ओपनिंग स्टॉक भी तो बढ़ाया होगा। और 20-21 का ओपनिंग स्टॉक बढ़ा होगा तो 20-21 का प्रॉफिट कम आया होगा। नियर नियर। क्लोजिंग स्टॉक बढ़ता है तो प्रॉफिट बढ़ जाता है, कम होता है तो प्रॉफिट कम हो जाता है। वैसे वाइस वर्सा, ओपनिंग स्टॉक बढ़ता है तो प्रॉफिट कम आता है, और ओपनिंग स्टॉक कम होता है तो प्रॉफिट बढ़ जाता है। तो हमने अगर 19-20 में क्लोजिंग स्टॉक बढ़ाया होगा तो 20-21 में ओपनिंग स्टॉक बढ़ गया होगा, और 20-21 में ओपनिंग स्टॉक बढ़ गया होगा तो 20-21 का प्रॉफिट कम आया होगा। जो हमें आज क्या करना है? बढ़ाना है। सही समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? आ गया? पक्का आ गया? वेरी गुड यार। तो ऐड कर देंगे। क्या कर देंगे? ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक नाउ रेक्टिफाइड। मजा आ गया यार क्वेश्चन में, है ना? क्या क्वेश्चन है यार। वेरी गुड। आगे देखो।
मैं चाहता हूँ ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आए यार तुम्हारे, एकदम डिफरेंट यार। बच्चे बच्चे ढूंढ रहे रिटायरमेंट तहत पार्टनरशिप, ये ले गुडविल, ले गुडविल, 10 नंबर के 10 नंबर डिसोल्यूशन, लपेट दो बच्चे को, उसे बता रहा हूँ यार मजे आ जाए। और इसमें भी 2-3 पॉइंट एक्स्ट्रा नए नए। देर वॉज अ लॉस बाय फायर, देर वॉज अ लॉस बाय फायर। और सुनो मेरी बात, पता है मैं क्यों मैं तुम्हारा भला चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ अकाउंट्स हार्ड आए, जिससे लॉ इजी आए। ऐसा होता है, ध्यान रखना। और अगर अकाउंट्स बहुत भयंकर इजी आ गई ना, तैयार रहना, बम फूटेंगे, विस्फोट होने वाले हैं, या तो लॉ में या मैथ्स में। सही बता रहा हूँ। और अगर मान लो लॉ भी हार्ड आ गई और अकाउंट्स नॉर्मल है, अकाउंट नॉर्मली आती है जनरली, अकाउंट्स एकदम एवरेज लेवल आती है, लॉ हार्ड आ गई तो ये समझ के जाना कि मैथ्स आसान ही आएगा, इजी आएगा मैथ्स। और लॉ भी इजी आ गई, अकाउंट्स भी नॉर्मल है, फिर समझ लेना बम कहाँ फटने वाले हैं। तो तैयार होके जाना ऐसे, मतलब मेंटली प्रिपेयर्ड कि हाँ भाई बस आज तो बम बम फूटेंगे, हमको शेल्टर लेनी है, ठीक है। ओके। देयर वॉज अ लॉस बाय फायर। पर एक बात बताऊंगा यार, कितने बम पटक लो आईसीआई, कितने ही पेपर हार्ड दे दो, आईसीएआई हमेशा 40 का रास्ता देती है, हमेशा देगी 40 का रास्ता। चाहे कितना ही हार्ड पेपर आ जाए भाई, आपको देगी रास्ता है। हमको मिले हैं यार, आपको रास्ते मिलेंगे, 40 45 50 के रास्ते मिलेंगे। तो उस हार्ड पेपर में आपको 100 के लिए जाना ही नहीं है, आपको हार्ड पेपर में 70 के लिए जाना ही नहीं है। आपको तो ढूंढना है मैं कैसे सर्वाइव कर लूँ, बस पास हो जाऊं। क्योंकि अगर आप हार्ड पेपर में पास हो गए ना, तो आप ये मान के चलो कि आप हिंदुस्तान में 80% से वैसे ऊपर हो गए, क्योंकि बाकी तो वहीं मरेंगे ना। उनको मारने के लिए तो पेपर बनाया था हार्ड। कॉम्पिटिटिव पेपर कभी भी बच्चों को पास करने की मंशा से नहीं बनाते हैं। कॉम्पिटिटिव पेपर ऐसे बनाते हैं कि कितने बच्चों को सल्टाना है, उस हिसाब से बनते हैं पेपर, ये ध्यान रखना। रिवर्स माइंडसेट से पेपर बनाए जाते हैं। समझ में आ गया। इनको ना अपनी परसेंटेज मेंटेन करनी है, बात ये है, ताकि क्वालिटी बनी रहे। नो कॉम्प्रोमाइज विद द क्वालिटी। देयर वाज अ लॉस बाय फायर अमाउंटिंग टू 10,000 इन द ईयर 1819 which was not considered in trading account। अच्छा, ट्रेडिंग अकाउंट में कंसिडर नहीं किया, वाओ, बट करेक्टली डेबिटेड इन द फील्ड अकाउंट फॉर दैट ईयर। यार व्हाट, क्या नॉनसेंस बात बोल रहा है। ट्रेडिंग में तो नहीं लिया, पिंडल में ले लिया, क्या है ले लिया ना यार, क्या करना है इसका, ले तो लिया ना पिंडल में, कुछ करना है क्या यार, बता तू मेरे को। हाँ भाई यश, बता ना क्या करना है यार। चल मेरे को ये बता, लॉस बाय फायर की एंट्री क्या होती है बता। 2018-19 में क्या एंट्री हुई होगी, चल बता फटाफट। लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट। अरे यार मजा नहीं आया यार। टू टू परचेज, यही तो सिखाया होगा यार स्कूल में यार। लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज। हेलो सर, यही तो सिखाते हैं यार, यही है 11th क्लास में भी, ये दिखा दूंगा तुम्हारे को, ये बड़ी 11th क्लास की बुक देख लेना आप। ठीक है, क्लियर कहानी। अब मेरी बात सुनो, इम्पैक्ट क्या हुआ है, अब देखो अगली एंट्री क्या होगी, अगली एंट्री क्या होगी देखना। अगली एंट्री होगी, अब ये लॉस कहाँ चार्ज करोगे आप, पी एंड एल में। पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू लॉस बाय फायर। और ये सुनो सुनो सुनो, ये जो परचेज कम करनी है ना, तो अपने को ट्रेडिंग में कम परचेज डालना चाहिए था ना। हेलो, ये टू परचेज का मतलब क्या है, क्या कम करनी चाहिए मुझे, परचेज कम करनी चाहिए होती है ना। ट्रेडिंग में माइनस नहीं करते क्या, ट्रेडिंग में परचेज में से माइनस करते हैं, परचेज रिटर्न और ये लॉस वाली चीजें। तो इन्होंने क्या किया समझना, इन्होंने पी एंड एल में तो डेबिट साइड में लिख दिया टू लॉस बाय फायर, पर इन्होंने क्या किया, परचेज को कम करना भूल गए। ट्रेडिंग में परचेज को कम करना भूल गए, मतलब ये ट्रेडिंग में परचेज का ज्यादा एक्सपेंस ले गए। और अगर मतलब ये ट्रेडिंग में परचेज का ज्यादा एक्सपेंस ले गए तो प्रॉफिट कम आ गया होगा, नहीं है, आया कि नहीं है। आग लगी माल जला, माल जला तो कम माल परचेस में जाना चाहिए ना, एक्सपेंस फिर आपका, ये तो एबनॉर्मल लॉस हो गया, तो इट शुड नॉट बी ट्रीटेड एज एक्सपेंस। बट इन्होंने क्या करा, इसको एबनॉर्मल लॉस भी मान लिया और परचेज में भी रहने दिया एक्सपेंस मान के। तो यार गलत बात है ना यार, एबनॉर्मल लॉस मान रहे हो, सही किया आपने, पर फिर परचेज को कम करते हैं आप। पर इन्होंने परचेज को कम किया नहीं, इन्होंने पूरी परचेज डाल दी ट्रेडिंग के अंदर बिना माइनस करे। तो ट्रेडिंग के अंदर ज्यादा खर्च चला गया, तो ट्रेडिंग का प्रॉफिट कम आ गया, जबकि प्रॉफिट कम आना नहीं चाहिए था, ट्रेडिंग में तो ज्यादा आना चाहिए था ना।
इन्होंने खर्चा बंद रहने दिया तो ट्रेडिंग का प्रॉफिट कम आ गया, तो हम क्या कर देंगे, प्रॉफिट को वापस बढ़ा देंगे। आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया भाई बताओ। हेलो, पक्का आ गया? श्योर? तो अभी क्या करना है, प्लस माइनस, प्लस माइनस प्लस। अरे यार क्या लिखे, गलत हो गया, कुछ समझ में नहीं आया तो लॉस बाय फायर नाउ रेक्टिफाइड। कुछ समझ में नहीं आया तो लॉस बाय फायर नाउ रेक्टिफाइड। हालांकि यहाँ पे लिखना चाहिए था मेरे को कि भैया, हाँ, नहीं नहीं नहीं, एबनॉर्मल लॉस का ट्रीटमेंट से हो गया ना सर। यहाँ पे एक तरह से ये हो गया कि हमने ज्यादा परचेज को डेबिट किया है ट्रेडिंग में, एक्सेस परचेज डेबिटेड इन ट्रेडिंग नाउ रेक्टिफाइड। द करेक्ट लैंग्वेज तो होना चाहिए, आई से निकाल लिखा, वो देख लो आप, इनके लिखा है लॉ ऑफ फायर। वेरी गुड यार, आई से आई लव यू यार। बहुत सही सॉर्टेड है यार ये लोग। बोले हमको क्या मतलब है यार, तुम तो लिखो ना, बस समझ में आ रहा है ना। ओके थैंक यू आईसीआई। सही है ना आईसीआई यार, आपने भी किया था, बढ़िया, वेरी गुड। आगे देखो और क्या बचा है। डेटर एज ऑन 31 मार्च इंक्लूडेड बैड डेट्स, इन डेटर में बैड डेट जुड़े हुए हैं कितने के, 5,800 के। तो बैड डेट जुड़े हुए क्यों रहने दिए यार तुमने, हटाओ बैड डेट्स। एंट्री बताओ, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर। क्या बोल रहा है, कौन सा अलाउड, डेटर अकाउंट, वेरी गुड। बैड डेट अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट, अगली एंट्री बताओ, पेंडल अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स। तो पेंडल में कम होना चाहिए था, इन्होंने कम किया नहीं, अब हम कर देते हैं। तो लेस बैड डेट्स कितना, कौन से साल में से, लास्ट 21-22 में से। समझ में आ गया ना आपको? क्या हुआ सर, 5,800 है क्या, अभी करते सर, सही करते हैं। और कुछ ट्रीटमेंट है क्या बोलो। नो सर, नो सर, और कुछ भी नहीं सर। हाँ भाई 18-19 का बताओ अब। 140, 160, 180, और वो यार 2 लाख। अब अब आप इनको किन से मल्टीप्लाई करोगे। अच्छा ये अभी क्या आ गया, व्हाट इज दिस, व्हाट इज 140, 160, 180, वो 2 लाख। नहीं इसको बोलते क्या है। वेरी गुड यार, क्या यार तुम्हारी नॉलेज तो सलाम है भाई, सब सीख गए तुम। एडजस्टेड, वो सर क्या करें यार, आप पढ़ाते हो ना, एडजस्टेड प्रॉफिट, हम खुद को रोक नहीं पाते हैं। अब बताओ किससे मल्टीप्लाई करना है, बताओ, कम ऑन। मल्टीप्लाइड बाय वेट। अब सबसे ज्यादा वेट किसको दोगे, रीसेंट प्रॉफिट को या सबसे पुराने प्रॉफिट को, रीसेंट। 4, 3, 2, 1, यही लेना था, कुछ और लेना था, कुछ बोला था किसने, तुमने कुछ बोला नहीं तो ये रहते अपन तो, ठीक है ठीक है, आगे बताओ। कितना कितना आ रहा है बोलो। वाह, 140, 320, 540 है, 8 लाख। ये क्या आ गया है, व्हाट इज दिस, दिस इज वेटेड प्रॉफिट। इसको क्या बोलोगे आप, वेटेड प्रॉफिट। वेटेड एडजस्टेड प्रॉफिट बोलेंगे इसको तो हम। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, व्हाट डू वी नीड टू फाइंड आउट, कम ऑन। वेटेड एवरेज प्रॉफिट एडजस्टेड, कैसे निकालोगे, 140 प्लस 320 प्लस 540 प्लस
8 लाख और डिवाइड बाय 4। 4 तो आएगा यार, 4 साल है ना सर। वेटेड एवरेज में ना वेट का टोटल आता है सर, तो आएगा 10। अब बताओ ऊपर न्यूमरेटर में कितना दी थी? 18 लाख डिवाइड बाय 10, 1,80,000। बेटा प्रेजेंटेशन भी सीख लेना आप, क्योंकि अपने को कई बार आंसर आता रहेगा बट कैसे लिखना है वो अपने को नहीं आता रहेगा ना, तो आप बहुत बुरा फंसोगे। ये ध्यान रखना, जो भी नहीं लिख रहा है तो फिर आप देखो कोई प्रॉब्लम मेरे को तो है नहीं। अब बताओ गुडविल 180 इंटू कितना है, नंबर ऑफ ईयर परचेज 3, विच इज 5,40,000। ठीक है सर जी। अभी मैं इसका एंट्री वेंट्री नहीं लगवा रहा मैं आपको, मैं तो बस गुडविल वैल्यूएशन के क्वेश्चन करवा रहा हूँ गुडविल चैप्टर में, क्योंकि ट्वेल्थ में तो हमारे तो यही थे, है कि नहीं? अपने ट्वेल्थ वाले गुडविल चैप्टर में कौन सा एंट्री सिखाई थी? अपन ने तो एंट्री कहाँ सीखी थी गुडविल? चेंज इन पीएसआर एडमिशन में सीखी होगी आप, है कि नहीं? तो अभी हम सिर्फ गुडविल कैलकुलेशन कर रहे हैं, थोड़ी देर बाद वो भी एंट्री भी सीख लेंगे। अभी चलें आगे, एक आखिरी क्वेश्चन, बड़ा मजेदार। वो है ना बच्चों पोएम है ना, बड़ा मजेदार, कौन सी चली थी, फेमस हुई थी ना अभी यार, फेमस हुई थी ना अभी बीच में पोएम यार, कौन सी यार? हाँ लाल टमाटर बड़े मजेदार, वेरी गुड। तो ये बैक क्वेश्चन नंबर 1, ये लाल टमाटर ही है, सही बता रहा हूँ मैं आपको, बड़ा मजेदार है। टेक 5 मिनट्स, 5 मिनट लो, 7 मिनट लो और आंसर निकालो। फास्ट, कम ऑन एवरीबॉडी प्लीज फोकस, ऑनलाइन आप भी करो। चलो जी बच्चों, अब ध्यान दो फटाफट से क्वेश्चन नंबर 1 पे। हेलो सर, इसमें जो पॉइंट अच्छा था वो मैं आपको वैसे पहले बता चुका था, बट एक बार फिर भी इसको अपन डिस्कस कर लेते हैं, क्या कह रहा है? वाइस, क्लेवर और डल वर ट्रेडिंग इन अ पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस। क्या रेशियो है? 4:3:3। ठीक है सर, फोकस करना आप। द अकाउंट ऑफ द फर्म आर मेड अप टू 31 दिसंबर एवरी ईयर। 31 दिसंबर तक ये अकाउंट हर साल बनाते हैं, मतलब ये कौन सा ईयर फॉलो कर रहे हैं सर? कैलेंडर ईयर फॉलो कर रहे हैं। आगे देखो, पार्टनरशिप ने प्रोवाइड किया कि जब भी किसी पार्टनर की डेथ हो जाएगी ना, जब भी किसी पार्टनर की क्या हो जाएगी, कमॉन, डेथ हो जाएगी ना, उस डेथ पे हमें किस टाइप से अल्टीमेटली कैलकुलेशन करनी है, उसके लिए हमारी पार्टनरशिप रीड कर रहा है कि गुडविल वॉज टू बी वैल्यूड एट 3 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ 3 years। कौन से 3 साल? कंप्लीटेड 3 साल या अप टू द डेट ऑफ डेथ? हेलो सर, कौन से 3 साल लेने हैं? डेट, डेथ के डेट के पहले जो कंप्लीटेड साल थे वो लेने हैं, या डेट की डेथ से पहले वाले साल लेने हैं? नहीं समझ में आया? दोनों में फर्क है, समझो सर, शब्द में समझो। अगर अगर जैसे इस क्वेश्चन में 30 जून 2022 को डेथ हुई है, अब 30 जून 2022 के पहले के कंप्लीटेड ईयर कौन कौन से हैं? कंप्लीटेड ईयर कौन कौन से हैं? कौन से हैं कंप्लीटेड ईयर? कौन कौन से हैं? 21, 20 और 19, ये इसके 3 पिछले कंप्लीटेड ईयर हैं। तो क्वेश्चन अगर कहता है कि जिस दिन डेथ हुई कोई बात नहीं, पर जिस दिन भी डेथ हुई उसके पहले के 3 कंप्लीटेड ईयर ले लो, तो 19 प्लस 20 प्लस 21 के प्रॉफिट को डिवाइड बाय 3 करके आंसर निकाल लेते सर, कोई दिक्कत ही नहीं है। पर इसने कैसे बोला है क्या कि जिस दिन डेथ हुई है उसके पहले वाले कंप्लीटेड ईयर्स लेने हैं? नहीं सर, इसने क्या बोला है? ऐसा साल लेना है जो कहां तक हो, कौन सा हो? अप टू दी डेट ऑफ डेथ। मतलब सर पिछला एक साल कौन सा है? 2021 वाला है? नहीं सर, कौन सा वाला है? 1 जुलाई 21 से लेके 30 जून 2022, ये है पिछला एक साल। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? हेलो, ये क्यों ले रहे हैं अपन? क्योंकि साफ साफ का लिखा है देखो, अप टू द डेट ऑफ डेथ। पिछले 3 साल कौन से वाले, कहां तक वाले? डेट ऑफ डेथ तक वाले 3 साल, तो इसलिए हमको ये वाले साल लेने यहां पड़ेंगे।
समझ रहे हो? अगर ये बोलता क्वेश्चन में पिछले 3 साल, पर कौन से वाले? पिछले 3 कंप्लीटेड ईयर्स, तो फिर हम क्या है ये ऐसे यहाँ पे ये करते हैं, या 21, 22 और 19 का पूरा प्रॉफिट ले लेते? 21, 22 और 21, 20 और 19 का पूरा प्रॉफिट ले लेते। हेलो, समझ में आ रहा है क्या आपको? हेलो, अगर ये बोलता कि पिछले 3 कंप्लीटेड ईयर चाहिए, तो हम ये पूरा 21, पूरा 20 और पूरा 19 ले लेते। पर इसने बोला पिछले 3 कंप्लीटेड ईयर्स चाहिए, नहीं, इसने बोला जिस दिन तक डेथ हुई है ना, उस दिन तक के 3 साल का प्रॉफिट चाहिए। मतलब पहला साल हो गया 1 जुलाई 21 से लेके 30 जून 22, 1 जुलाई 20 से लेके 30 जून 21, और 1 जुलाई 19 से लेके 30 जून 20। आया कि नहीं आया? हेलो, आया कि नहीं आया सर? इसमें बस यही था सर नयापन, बाकी कुछ दम था ही नहीं पूरे क्वेश्चन के अंदर। देखो समझो सर, अभी देखो नंबर लाइन चेक करो। देखो सर, डेथ कब हुई है? डेथ कब हुई है? डेथ हुई है यहाँ। अब आप थोड़ा गौर करना। तो ये है 2022 जब डेथ हुई। ये है 2021 कैलेंडर ईयर। ये है 2020। ये है 2019, पूरा पूरा है ना। अब सुनना मेरी बात ध्यान से। डेथ हुई है यहाँ पे 30 जून 22 को, यही तो है। हमें कौन से ईयर लेने हैं? ये पूरे 21, 20, 19 ये लेने हैं, या फिर सर हमको 1 जुलाई 21 से लेके 30 जून 2020 वाला लेना है? कम ऑन, 1 जुलाई से लेके 30 जून 22 वाला, 1 जुलाई से लेके 30 जून 21 वाला, 1 जुलाई 19 से लेके 30 जून 2020 वाला। कुछ समझ में आया क्या? हेलो, हमको ये वाले साल लेने सर, ये वाले। दीज आर द लास्ट 3 years अप टू द डेट ऑफ डेथ। कुछ समझ में आ रहा है? अब सुनना मेरी बात। हेलो सर, प्लीज समझना, प्लीज समझना। हमको प्रॉफिट किस पैटर्न में दिया है ये देखो। हमको प्रॉफिट किस पैटर्न में दिया है ये देखो आप। हमको प्रॉफिट किस पैटर्न में दिया है? सर हमको प्रॉफिट दिया है इन्होंने कैलेंडर ईयर वाले पैटर्न में। ठीक है, मतलब हमारे पास में प्रॉफिट कौन सा वाला है? 1 जनवरी 19 से लेकर 31 दिसंबर 19, 1 जनवरी 20 से लेकर 31 दिसंबर 20, 1 जनवरी 21 से लेकर 31 दिसंबर 21, और 1 जनवरी 22 से लेकर, ये कहां तक का है? हेलो, ये कहां तक का है? ये पूरे 2022 तक का है। ये 2022 का पूरे 2022 का है क्या, या सिर्फ 6 महीने का है? कौन सा है सर? 2022 लिखा है मतलब पूरा ही है सर। तो कौन सा 31 दिसंबर 22 तक का हमको प्रॉफिट दिया हुआ है। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, देखो नंबर लाइन पे ला रहा हूँ वापस से, वापस से ला रहा हूँ नंबर लाइन पे। देखना ध्यान से देखना। हमको दिया हुआ है, इन्होंने जो दिया हुआ है ना उसकी बात कर रहा हूँ, पिंक कलर पे ध्यान देना। ये हमको दिया हुआ है 19 दिया हुआ है, 20 दिया हुआ है, 21 दिया हुआ है, और पूरा 22 दिया हुआ है। हमें इन ये पिंक वाले प्रॉफिट तो हमें दिए हुए हैं, ठीक है। अब आप बताओ हमें जो प्रॉफिट लेने हैं वो पूरी पिंक लाइन लेनी है क्या? वो भी देखना, या पिंक लाइन में ये जो मैं येलो मार्क कर रहा हूं वो वाला पार्ट लेना है। तो कौन सा पार्ट हटा दूं? कौन सा पार्ट हटा दूं? तो देखो मैं ये ऑरेंज कलर से यहाँ पे लाइन खींच रहा हूं, ये वाला पार्ट हटा दो और ये वाला पार्ट भी हटा दो। अगर मैं पूरा पिंक लेके और ये मेरी ऑरेंज वाला पार्ट हटा दूं,
तो सर अल्टीमेटली कौन सा वाला पार्ट बच जाएगा सर? ये येलो वाला पार्ट बच जाएगा और मेरा जो प्रॉफिट मेरे को चाहिए वो वाला पार्ट आ जाएगा। कुछ आ रहा है या नहीं आ रहा? हेलो, आ रहा है या नहीं आ रहा? हेलो। तो एक काम करूं क्या, एक काम करूं, पहले पूरे 4 साल प्रॉफिट ले लूं, उसमें से क्या हटा दूं? ये वाला 6 महीने का और ये वाला 6 महीने का। नहीं समझेगा यार? तो मेरे को कौन सा जो चाहिए था वो रह जाएगा, जो चाहिए था वो रह जाएगा। अरे आ रहा है कि नहीं आ रहा? हेलो, आ रहा है कि नहीं आ रहा? अगर एक साथ निकालना है तो, अगर एक साथ निकालना है तो, और अगर अलग अलग निकालना है तो 2019 का 6 महीने का, 2020 का 6 महीने का, ये हो गया 1 साल। 2020 का 6 महीने का, 2021 का 6 महीने का, ये हो गया सेकेंड ईयर। 2021 का 6 महीने का, 2022 का 6 महीने का, ये हो गया 1 साल। ऐसे कर लो फिर। तो दोनों तरीके हैं सॉल्व करने के। हेलो। तो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है किस तरीके से सॉल्व करना है। अगर आपके क्वेश्चन में हर साल का एडजस्टमेंट भी आपको अलग अलग दिया हुआ है तो फिर आपको अलग अलग यहां पे प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। और अगर आपको एवरेज वाले एडजस्टमेंट दिए हुए हैं तब आप एक साथ ये पूरे पीरियड का प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकते हो। आई होप आपको मेरी बात कुछ समझ में आ रही होगी, ऐसे मैं उम्मीद कर रहा हूं। नहीं आ रही तो आप मेरे से पूछो वापस। अगर 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 आपको सिर्फ 1 जुलाई 21 से लेके 30 जून 22 तक का प्रॉफिट निकालना है तो आप 21 वाला 6 महीने ले लो और 22 वाला 6 महीने का ले लो, तो आपका ये आ जाएगा। अगर अलग अलग निकालना हो तो फिर ऐसे ही यहाँ पे करो, ऐसे ही यहाँ पे करो, अलग अलग निकालना हो तो। पर क्योंकि मुझे इस क्वेश्चन में जो एडजस्टमेंट इन्होंने दिए है ना, वो सारे वो एडजस्टमेंट है जो मुझे एवरेज प्रॉफिट से कर दूंगा तो भी चलेगा। इसलिए मैं सारे प्रॉफिट्स एक साथ निकालने के लिए क्या कर रहा हूं मालूम? मैं 19 का पूरा प्रॉफिट, 20 का पूरा प्रॉफिट, 21 का पूरा प्रॉफिट, 22 का पूरा प्रॉफिट अगर मैं लेता हूं तो मैं 19 का आधा रिमूव कर दूंगा और 22 का रिमूव कर दूंगा आधा। और एक तरीका और है, सर 19 का पूरा लो ही मत ना, आप 19 का पहले ही कितना लो, आधा लो। 20 का पूरा ले लो, 21 का पूरा ले लो और 22 का भी आधा लो, 6 महीने का लो। हेलो, समझ में आ रहा है क्या सर? जैसा मर्जी पड़े वैसा करो, कुल मिला के मुझे तो इस पीरियड से लेके इस पीरियड तक का प्रॉफिट चाहिए। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हेलो, आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो बताओ क्या करना चाहिए? अलग अलग करूं मैं पहले, या एक साथ सिर्फ ये एक साथ शॉर्टकट में कर दूं? शॉर्टकट में कर दो सर, कैसे? सर यहाँ पे ले लो आप हाफ प्रॉफिट्स ऑफ 2019 प्लस कंप्लीट प्रॉफिट ऑफ 2020 प्लस कंप्लीट प्रॉफिट ऑफ 2021 प्लस हाफ प्रॉफिट ऑफ 22। सर आपको क्या पता, आधा करोगे तो स्टार्टिंग के 6 महीने वाला हुआ हो। सर मेरे को पता तो नहीं है, पर क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन एक लाइन कह रहा है साफ साफ, क्वेश्चन एक लाइन कह रहा है साफ साफ। क्वेश्चन कह रहा है कि सर ये जो प्रॉफिट्स है ना, प्रॉफिट्स ये इवनली अक्रू हो रहे हैं, ये इवनली अक्रू हो रहे हैं थ्रू आउट द ईयर। मतलब 2022 के अंदर जो भी अपन ने पैसा कमाया ना, वो इवनली अपन ने कमाया, मतलब हर महीने बराबर बराबर कमाया है, हर महीने बराबर बराबर कमाया है। इसलिए मैं 2022 के प्रॉफिट को आधा ले रहा हूं और इसलिए मैं 2019 के प्रॉफिट को आधा ले रहा हूं। समझ में आया? वरना ऐसे मैं अपनी मर्जी से कैसे ले सकता हूं आधा? मुझे क्या पता कि भैया मेरे को प्रॉफिट बराबर पूरे साल भर में हुआ है, क्या पता मुझे प्रॉफिट लास्ट के 6 महीने में हुआ होता तो स्टार्टिंग के 6 महीने का जीरो होना चाहिए। पर ऐसा करें, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है, आपने साल भर बराबर कमाया है, आपने साल भर बराबर कमाया है। कुछ समझ में आ रहा है आपको? तो आप बताओ 2019 का पूरा प्रॉफिट कितना दिया हुआ है आपको? 67,200 का हाफ कर दो, 2020 का पूरा ले लो, 75,600, 72,000, कितना? 62,400 का आधा। ठीक है। हेलो, और आ रहा है क्या सर? अब बताना आप, एक्चुअल में देखना, डेथ डेथ से डेथ से ये कितने साल का प्रॉफिट है? 3 का या 4 का? डेथ से ये कितने साल का प्रॉफिट है? 3 साल का। तो उसको किससे डिवाइड करोगे आप? 3 से। आ गया या नहीं आया?
अरे आया नहीं आया यार, 67,200 का हाफ, 62,400 का आधा डिवाइड बाय 3, बताओ टोटल कितनी आ रही है, कितनी आ रही है? 70,800। क्या आ गया ये? व्हाट इज दिस, कम ऑन, व्हाट इज दिस? कैलकुलेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट द कंप्लीटेड ईयर या 3 years अप टू द डेट ऑफ दैट, अप टू द डेट ऑफ दैट। लैंग्वेज समझ में आ रही ना आपको? बेटा ये आईसीए वाले ना कुछ भी कर सकते हैं, लैंग्वेज पे ध्यान देना। अगर ऐसा लिखा होता लास्ट 3 कंप्लीटेड ईयर्स, तो मेरे झमेला था ही नहीं सर। फिर मैं 21, 22 और पूरा 19 लेता, डिवाइड बाय 3 करता, मेरा आंसर आया था। इसने बोला लास्ट 3 years, बट कौन से 3 years? कंप्लीटेड या अप टू द डेट? अप टू द डेट ऑफ डेथ। समझ में आ रहा है? इसलिए झमेला करना पड़ा। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अरे बोलो, आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और अगर आपको इंडिविजुअल ऐसे निकालना हो, तो एक एक साल का निकालना हो, तो अरे सर निकाल लेंगे हम, आप चिंता मत करो। 2022 का आधा और 2021 का आधा जोड़ देंगे, तो सर ये पिछले एक साल का प्रॉफिट आ जाएगा। फिर 2021 का आधा और 2020 का आधा जोड़ देंगे, तो उसके पहले का प्रॉफिट आ जाएगा। और 2019 का आधा और 2020 का जोड़ देंगे, तो उससे पहले का प्रॉफिट आ जाएगा। है कि नहीं? पर ऐसे अलग अलग कब करेंगे? जब क्वेश्चन में एडजस्टमेंट ईयर वाइज अलग अलग दिए हों। क्वेश्चन में एडजस्टमेंट जब ईयर वाइज अलग अलग दिए हों, इलस्ट्रेशन नंबर 11 की तरह, तब फिर अलग अलग प्रॉफिट निकालेंगे और अलग अलग एडजस्ट करना पड़ेगा। है कि नहीं? पर हमें सर इस क्वेश्चन में एडजस्टमेंट कैसे दिए हुए हैं सर? एवरेज बेसिस वाले दिए हुए हैं, इसलिए हमने एक साथ इकट्ठा प्रॉफिट ऐड करके डिवाइड बाय 3 कर दिया, ताकि हमारा आंसर आ जाए। क्लियर है सर? आप देखोगे ना आईसीए सोचते हो, उन्होंने दोनों ऑल्टरनेटिव से करके बताया है। देखो आप, बहुत ही खूबसूरत प्रेजेंटेशन आईसीए ने इस आंसर का करा हुआ है। इस मामले में आईसीए की बड़ी रिस्पेक्ट है। देखो, जैसे मैंने करवाया वो तो ये रहा, और जैसा मैं समझाना चाह रहा था आपको वो ये रहा। 22 का आधा 21 का आधा एक साल, 21 का आधा 20 का आधा एक साल, और 20 का आधा 19 का आधा एक साल। समझ में आया आपको? तो जैसा करना चाहो वैसा कर सकते हो भाई। आंसर अल्टीमेटली इस क्वेश्चन में तो सेम ही आने वाला है। क्लियर सर? आगे पढ़े। अब देखना, इसमें एक अतरंगी बात है, फोकस करना सर। ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि पिछले 3 साल के डेथ के पिछले 3 साल के प्रॉफिट्स का एवरेज, चलो कर दिया मैंने एवरेज, पर ये क्या बोल रहा है, उसमें से क्या माइनस करना पड़ेगा आपको? उस प्रॉफिट में से क्या माइनस करना पड़ेगा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड एट द रेट 8%, एंड और साथ ही साथ अ फेयर रेम्युनरेशन ऑफ ईच पार्टनर। कौन सा रेम्युनरेशन? फेयर रेम्युनरेशन। व्हाट इज दिस? ये क्या होता है रे? अरे क्या होता है ये भाई? व्हाट इज फेयर रेम्युनरेशन? वो रेम्युनरेशन जो हमने पार्टनर को दिया है। या जो दिया नहीं है बट गुडविल निकालने के लिए माइनस करना है। ये ऐसा रेम्युनरेशन है जो हमने एक्चुअल में पार्टनर्स को नहीं पे किया है, बट फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेशन ऑफ गुडविल हम एक बार ये रेम्युनरेशन माइनस कर रहे हैं प्रॉफिट्स में से। क्योंकि आज नहीं दिया हो तो क्या हुआ, क्या पता वो कल दे दें। तो कल दे दें तो कल फ्यूचर मेंटेनेंस और प्रॉफिट के हिसाब से तो हमको माइनस करना पड़ेगा ना। कल तो कम प्रॉफिट होगा ना, इसलिए ये माइनस करवा रहा है। किसके लिए माइनस करवा रहा है? गुडविल की पर्पस के लिए, गुडविल की कैलकुलेशन के पर्पस के लिए, जबकि इसने एक्चुअल में पार्टनर को रेम्युनरेशन यहाँ पे दिया नहीं है। इसीलिए देखो, आप गौर करोगे बात पे तो आपको यहां दिखेगा ये लाइन। कुछ बच्चों को सवाल आता है मन में कि सर जो हमें ये प्रॉफिट दिए हैं ना नीचे, यहां तो लिखा है कि ये प्रॉफिट कौन से वाले हैं? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस करने के पहले वाले हैं, बट सर यहाँ पे ये कहाँ लिखा है कि ये बिफोर पार्टनर की रेम्युनरेशन वाले हैं? अरे तो मेरे भाई, जब पार्टनर को रेम्युनरेशन दिया ही नहीं है तो माइनस भी नहीं हुआ होगा, तो ये तो अंडरस्टूड बात है कि ये बिफोर रेम्युनरेशन ही होंगे।
क्योंकि इस क्वेश्चन में पार्टनर को रेम्यूनरेशन दिया तो एक्चुअल में है ही नहीं ना, तो माइनस भी नहीं किया होगा, और माइनस नहीं किया होगा तो ये क्या है, ये बिफोर रेम्यूनरेशन ही है। तो यहां लिख लो, बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड एंड बिफोर फेयर रेम्यूनरेशन। कॉमन सेंस की बात तो हुई ना, एक्चुअल में पार्टनर को अपन ने दिया ही नहीं रेम्यूनरेशन, तो माइनस भी नहीं हुआ होगा, इसका मतलब ये भी बिफोर फेयर रेम्यूनरेशन ही होंगे ये प्रॉफिट्स भी। तो आया कि नहीं आया? देखो इसलिए क्या कह रहा है ये, इसलिए क्या कह रहा है ये, इसलिए कह रहा है ये कि गुडविल की कैलकुलेशन के लिए हम जो फेयर रेम्यूनरेशन माइनस करना चाहते हैं ना, वो कितना है, 15,000 पर एनम। किसका, एक पार्टनर का, दो पार्टनर का? एक का या दो का? एक का। तो दो का निकालने के लिए किससे मल्टीप्लाई करोगे, दो से। सर दो नहीं है यहाँ पे, तीन है। तो तीन का निकालने के लिए मल्टीप्लाई करोगे तीन से, कितना आ जाएगा, 45,000 आ जाएगा। ये क्या एक्चुअल रेम्यूनरेशन पेड है या हम सिर्फ गुडविल की कैलकुलेशन के लिए माइनस कर रहे हैं? दोनों में फर्क हो सकता है। ऐसा क्वेश्चन आएगा, आएगा, मजा आ जाएगा आपको। पार्टनरशिप में दो तीन क्वेश्चन तो ऐसे दिए हैं भाई, क्या लाजवाब। आगे डेथ रिटायरमेंट में मजा आता है उन क्वेश्चनों को करने में, गजब मजा आता है। फिर बच्चा को तो ये क्या हो गया यार, ये कैसे हो गया आंसर, यहाँ तो माइनस कर रहा है, यहाँ तो कर ही नहीं रहा। फिर मेरे को मजा आता है, मैं कहा, आ जाओ अब समझाते हैं। ऐसे क्वेश्चन आगे आएंगे डेथ रिटायरमेंट में, गजब लाजवाब क्वेश्चन है, आपने नहीं करे में ट्वेल्थ में, दिमाग हिल जाता है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ऐसे क्वेश्चन भी आएंगे जिसमें एक पार्टनर आ रहा है एक जा रहा है। आपने क्या पढ़ा है ट्वेल्थ में, या तो एक आ रहा है या एक जा रहा है। एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, डेथ ऑफ अ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। आपने यही तो पढ़ा है ट्वेल्थ में, आपने थोड़ा पढ़ा रिटायरमेंट ऑफ टू पार्टनर्स, डेथ ऑफ टू पार्टनर, डेथ ऑफ ऑल दी पार्टनर्स। हो सकता है सर, सारे पार्टनर एक साथ गाड़ी में जा रहे थे, मर गए। अभी जैसे एयर इंडिया का विमान क्रैश हुआ, अब मान लो उसमें सारी पूरी फर्म बैठी है, फैमिली खत्म हो गई सर एक पूरी। तो तीन पार्टनर एक साथ खत्म नहीं हो सकते क्या? कुछ भी हो सकता है यार। पर ऐसा क्वेश्चन हमको दिए हुए हैं क्या कहीं पे? नहीं दिए हुए ना। डिसोल्यूशन ऑफ फर्म क्या दिए हुए आपको, कि भैया बस पार्टनर की आपसी सहमति के चक्कर में जी हमने फर्म बंद कर दी। क्या पता किसी पार्टनर की डेथ के चक्कर में डिसॉल्व हो रहा हो फर्म, क्या पता कोई पार्टनर दिवालिया हो गया हो उसके चक्कर में फर्म को डिसॉल्व करना पड़ रहा हो, क्या पता पूरी फर्म ही दिवालिया हो गई हो, क्या पता सारे के सारे पार्टनर डिसॉल्व इंसॉल्वेंट हो गए हो। ऐसा आएगा अब, ऐसा आएगा अब। आपने ट्वेल्थ क्लास में नॉर्मल डिसोल्यूशन पढ़ा है, यहां पे आएगा मजेदार डिसोल्यूशन। मजा आता है यार पढ़ने में, जब टॉपिक नया होता है। समझ में आया अभी हाल फिलहाल? तो सर अभी हम क्या करेंगे, रेम्यूनरेशन भी माइनस करेंगे और हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी माइनस करेंगे, जबकि रेम्यूनरेशन हमने एक्चुअल में दिया नहीं है, बट हम सिर्फ गुडविल की कैलकुलेशन के लिए माइनस कर रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है। ओके सर, चलो तो अब माइनस करवा दो फटाफट से। तो अगर मैं बात करूं, लिखूं यहाँ पे, ये लिख लिया क्या आपने? ये लिख लो कम ऑन। 1 कितनी कैपिटल एम्प्लॉयड है कम ऑन? 156 है। हाँ जी, 12,000। आगे, फेयर रेम्यूनरेशन ऑफ पार्टनर्स। कई बार हम, मैंने कहा था आपको बेसिक समझाते हुए कल,
कि कई बार हम वो कॉस्ट भी माइनस करनी पड़ती है हमको जो हमने एक्चुअल में इनकर ही नहीं करी है, बट फ्यूचर में करेंगे, इसलिए भी माइनस करवाता है वो हमारे को, जो एक्चुअल में तो हुई नहीं थी, बट बस गुडविल की कैलकुलेशन के लिए माइनस करनी पड़ती है। ठीक है जी, आगे देखो। बताओ कितना आ रहा है? 30, 31,000, 13,000, 120, 320, 13,320। हाँ, नंबर ऑफ हीरो परचेज कितना है? कितना है? 960। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अच्छे क्वेश्चंस आते हैं रिटायरमेंट डेथ में। एडमिशन आपका पूरा रूटीनली जो पढ़ा है ना आपने ट्वेल्थ में, वैसे ही चलता है। उसमें बस एक मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन वाला एक नया कॉन्सेप्ट आता है। वो नहीं था जहाँ पे हम असेट लाइबिलिटी को बिना चेंज करे एडजस्टमेंट करना चाहते हैं, तो ये लोग उसके लिए एक नया अकाउंट बनवा देते हैं, बस मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन, बाकी सारा सेम ही है आपके कंप्लीट। एडमिशन तक टिल एडमिशन नो चेंज, नो चेंज। आगे समझ में सर आपको? तो ये था आपका गुडविल का आखिरी क्वेश्चन। हाँ भाई ऑनलाइन, समझ में आ गया आपको? चैट बॉक्स में लिख दो प्लीज। ओके। और कोई क्वेश्चन नहीं है ना? चलो, अब आपको ना दिक्कत नहीं होगी, ये मेरा वादा है। क्यों? क्योंकि अपन ने गुडविल को एकदम डीप में पढ़ लिया। अब आगे जब भी ऐसे गुडविल के प्रॉब्लमेटिक सवाल आएंगे ना, तब आप उसका आंसर निकाल पाओगे। तब अपनी चर्चा वहां पे कम हो जाएगी, वो फिर अपन केवल आंसर निकालने में ध्यान देंगे फिर। ठीक है?